हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सीबीटी 1 सीबीटी 2 आपने देख ही लिया, न्यू पैटर्न आ गया है एसएससी जेई का। तो इससे क्या पता चलता है कि हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा नीडेड है। तो हियर वी आर विद द न्यू लेक्चर। तो अब इसमें हमने और क्या सोचा है कि हम ईएससी और जो डिफरेंट डिफरेंट एई के एग्जाम के क्वेश्चन है उनको भी इसमें इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि अब अगर मेंस या जो सीबीटी 2 है उसके लिए भी हमें अभी से प्रिपेयर करते हुए चलेंगे कि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दोनों तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हुए चले। तो हम ईएससी के भी क्वेश्चन को करेंगे जो प्रीवियस ईयर है उनके, और जो हमारे डिफरेंट एई के एग्जाम है उनको भी करेंगे। तो चलो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आपको पीडीएफ इसकी हमारी टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मैच द फॉलोइंग। तो अगर हम मैच की बात करें तो लिस्ट 1 में हमारा मेटल है और लिस्ट 2 में हमारे उसके कॉमन यूज है, और ये क्वेश्चन ईएससी 2005 में पूछा गया है। तो अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम एक इस तरीके का मेटल है जिसकी क्वालिटी की अगर बात करें तो वो लो डेंसिटी होता है और कोरोजन के लिए हाई रेजिस्टेंस शो करता है। तो अगर एल्यूमिनियम अलॉय की बात करें तो 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज इट शोज लो डेंसिटी एंड हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कॉपर की बात करें तो एक अच्छा कंडक्टर है, जैसे हमें पता है ये लाइटनिंग के लिए यूज किया जाता है। तो इट इज अ लाइटनिंग कंडक्टर। तो बी की बात करें तो 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। वेल वहीं पे अगर जिंक की बात करें तो अगर हम किसी मेटल पे जिंक की कोटिंग करते हैं तो उस चीज को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो गैल्वेनाइजेशन क्या है, जब जिंक की कोटिंग करते हैं तो उसे गैल्वेनाइजेशन करते हैं। पर वो क्यों प्रोवाइड की जाती है, तो वो शील्डिंग, जो रेडिएशन है उसके लिए एक शील्डिंग प्रोवाइड करता है, मतलब एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है रेडिएशन की तरफ। तो सी का क्या हो जाएगा, 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। वहीं पे अगर हम लेड की बात करें तो लेड हमारा एक डैम्प प्रूफ कोर्स प्रोवाइड करता है, मतलब एक वाटर प्रूफ कोर्स प्रोवाइड करता है, डैम्प प्रूफ कोर्स प्रोवाइड करता है वेल्डिंग में। तो हमारा डी का क्या हो जाएगा, 1। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A4B3C2D1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिगार्ड टू द स्टेटमेंट S1 एंड S2। तो ये क्वेश्चन एसएससी जेई 2021 में पूछा गया है। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो वो बोल रहा है कि 2 पेंट्स की हमने ऑप्शन स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है कि स्टेटमेंट कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो स्टेटमेंट 1 कहता है कि इन प्लास्टिक पेंट द थिनर यूज्ड इज ऑयल। तो सबसे पहली बात, तो प्लास्टिक पेंट में जो थिनर यूज होता है, थिनर, क्या वो ऑयल है? तो सबसे पहली बात ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि थिनर का क्या काम था, पहली बात तो थिनर क्या करता था, विस्कोसिटी को हैंडल करता था कि पेंट को हमें थोड़ा पतला रखना है कि गाढ़ा रखना है, कैसा रखना है। वेल वहीं पे अगर हम बात करें ऑयल, तो ऑयल कहते हैं हमारे व्हीकल थे, व्हीकल। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। थिनर जैसे हमारा टर्पंटाइन, अल्कोहल, नेफ्था, ये सब हमारे थिनर है। वहीं पे हम व्हीकल जो ऑयल्स थे हमारे, डिफरेंट लिनसीड ऑयल हो गया या फिर हमारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो ऑयल थे वो हमारा क्या है, व्हीकल थे। और व्हीकल का क्या काम था, जो बेस है, बेस को सस्पेंशन में लेके आना। तो बेस हमारा सॉलिड था, उसको पेंट के सस्पेंशन में लेके आना व्हीकल का काम था। तो पहली बात, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। अब स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, वार्निश इज अ होमो, ये एच है, यहाँ पे एच आएगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ रेजिन इन अल्कोहल। तो क्या वो होमोजीनियस सॉल्यूशन है रेजिन का? बिल्कुल सही बात है। तो रेजिन का जो होमोजीनियस सॉल्यूशन था, जैसे कोपेल था, हमने कितने सारे रेजन्स देखे थे वार्निश में। तो वार्निश में हमारा बेस की जगह क्या यूज होता था, रेजिन यूज होता था। तो यस, वो होमोजीनियस सॉल्यूशन है। तो मतलब स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो देखो पहली बात तो ये फ्लास लिखा है तो ये फॉल्स होगा, और दोनों ही बी और सी ऑप्शन सेम दे रखा है, तो आप कुछ भी टिक कर सकते हो। चलो बी टिक कर लेते हैं कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द कार्बन कंटेंट ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इज। तो अगर कार्बन कंटेंट की बात करें, जो हमारे स्ट्रक्चरल स्टील है उसमें कार्बन कंटेंट की मात्रा कितनी है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है 0.1 से लेस, 0.1 से लेकर 0.25, 0.25 से लेकर 0.6, 0.6 से लेकर 1। तो कार्बन का परसेंटेज हमारे स्टील बनाने के लिए आयरन में जब हम मिक्स करते हैं तो हमारा मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे जैसे हम कार्बन की परसेंटेज इंक्रीज करते जाते हैं, हार्डनेस इंक्रीज होती जाती है, लेकिन डक्टिलिटी कम होती जाती है। डक्टाइल बिहेवियर जो है वो उसका कम होता जाता है। तो हमारा ईएससी 2005 का क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें, हम इस क्वेश्चन की बात करें तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। जो हमारा स्ट्रक्चरल स्टील है उसमें कार्बन की जो मात्रा है 0.1 से लेकर 0.25 के बीच में होनी चाहिए। वहीं पे हम कुछ और देख लेते हैं, जैसे अगर हाई कार्बन स्टील है, अगर हम बात करते हैं हाई कार्बन स्टील की, तो उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होनी चाहिए हाई कार्बन स्टील में? वहीं पे हम रॉट आयरन में अगर बात करें तो रॉट आयरन में कितना कार्बन प्रेजेंट होता है? वहीं पे हम कास्ट आयरन की भी बात करेंगे। कास्ट आयरन में कितना आयरन प्रेजेंट होता है, सॉरी कितना कार्बन प्रेजेंट होता है, और वहीं पिग आयरन में कितना कार्बन प्रेजेंट होता है? तो रॉट आयरन, सॉरी, हाई कार्बन स्टील, रॉट आयरन, कास्ट आयरन और पिग आयरन, इन सब में परसेंटेज देखते हैं। तो अगर हम हाई कार्बन स्टील की बात करें तो 0.55% से लेके 0.95% तक हमारा कार्बन प्रेजेंट होता है हाई कार्बन स्टील में। वहीं पर अगर हम रॉट आयरन की बात करते हैं तो रॉट आयरन में हमारा 0.15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
0.15% से ज़्यादा हमारा कार्बन का अमाउंट नहीं होना चाहिए, या फिर कुछ लोग बोलते हैं 0.1%। तो अगर लेस देन 0.1% बोला जाएगा तो वो कौन सा आयरन हो जाएगा, हमारा रॉट आयरन। कास्ट आयरन में हमारा 2 से 4% तक होना चाहिए, 2 से 4% तक हमारा कास्ट आयरन में कार्बन का परसेंटेज होना चाहिए। वेल अगर हम पिग आयरन की बात करते हैं तो 3 से 4% कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए हमारा। अगर 3 से 4% कार्बन प्रेजेंट है तो वो हमारा क्या है, पिग आयरन है। 2 से 4 हमारा कास्ट आयरन, 0.15 से भी कम है अगर, तो वो हमारा रॉट आयरन है। तो सबसे कम कार्बन किस में प्रेजेंट है, हमारा रॉट आयरन में प्रेजेंट है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। तो पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन ऑफ पेंट इज डिफाइंड एज। तो अगर हम पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन की बात करें तो वो बोल रहे हैं कि पेंट का पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन किस तरीके से डिफाइन होता है। 2021 का क्वेश्चन है। तो अब देखिए बेसिकली एसएससी में पूछा गया है। तो अगर हम बात करें पीवीसी की, तो पीवीसी क्या है, ये एक तरीके का रेशियो है। पीवीसी की अगर हम बात करते हैं तो एक तरीके का रेशियो है जिसमें हमारा ऊपर जो है वो पिगमेंट आएगा, क्योंकि पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन बात करें तो पिगमेंट कितने वॉल्यूम में कितना पिगमेंट प्रेजेंट है, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या आता है, पिगमेंट तो आएगा ही आएगा, और हमारा नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस भी आएंगे। तो बेसिकली सारे, तो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस में क्या हो जाएगा, देखो वॉलेटाइल में हमारा थिनर नहीं आएगा क्योंकि वो एवोपरेट हो जाता है। तो नॉन वॉलेटाइल में कौन कौन आ गया, एक तो पिगमेंट आ गया और हमारा क्या आ गया, व्हीकल। तो हमारा नीचे आता है नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेंट, और हमारा ऊपर आता है पिगमेंट का वॉल्यूम। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखो ए ऑप्शन में कह रहा है बेस हमारा ऊपर होगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो बी ऑप्शन कह रहा है वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट इन पेंट, बिल्कुल सही। और नीचे लिखा है नॉन वॉलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेंट, तो बिल्कुल सही, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। पीवीसी ऑफ पेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट इन पेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ नॉन वॉलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेंट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो कह रहा है कि डिस्टेम्पर इज अ टाइप ऑफ, डिस्टेम्पर इनमें से किस टाइप प्रकार का है। तो डीएसएसबी 2021, राजस्थान डिप्लोमा 2020, दोनों एग्जाम में पूछा गया है। तो हमने बहुत अच्छे से डिस्टेम्पर के बारे में यूज़ किया था कि सबसे पहली बात इसमें क्या होता है, व्हाइट चौक एज अ बेस यूज़ करते हैं, व्हाइट चौक एज अ बेस यूज़ करते हैं, और इसकी जो रिएक्टिविटी है पानी के संग बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो हम इसको किस में मिलाते हैं, जो हमारा इसमें व्हीकल होता है वो हमारा पेंट की तरह काम करता है। सॉरी, जो हमारा इसमें व्हीकल होता है वो हमारा वाटर होता है। तो डिस्टेम्पर क्या है, एक तरीके का वाटर पेंट है जिसमें हम चौक को डिजोल्व करते हैं। तो वार्निश नहीं, इनेमल पेंट नहीं, ऑयल पेंट नहीं, वाटर पेंट विल बी द करेक्ट आंसर। तो वाटर पेंट विल बी द आंसर। वार्निश में हम रेजिन्स का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ बेस। और इनेमल पेंट का क्या खास बात है, ना वो एसिड से रिएक्ट करता था, ना एल्कली से, ना ही वो वाटर से रिएक्ट करता था। इवन जब हम इनेमल पेंट को किसी सरफेस पे पेंट करते हैं तो अगर उसको साफ करना है तो हम विद द हेल्प ऑफ वाटर हम उसे क्लीन भी कर सकते थे। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो कह रहा है कि एक तरफ हमारा लिस्ट में दे रखा है पेंट के कंपोनेंट और एक तरफ उसके फंक्शंस दे रखे हैं, तो हम उसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला बोल रहा है बेस कंपोनेंट, सॉरी बेस पिगमेंट। तो बेस की बात करें तो बेस का क्या काम था, बेस हमारे एक सॉलिड, सॉलिड कहाँ सॉलिड था। तो अगर वो सॉलिड है तो बेसिकली वो क्या प्रोवाइड करता है, ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और जो भी हमारा पेंट है उस पे जो जिस पे हम पेंट कर रहे हैं, जिस सरफेस पे हम पेंट कर रहे हैं उस पर ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करेगा और उसको एक तरीके की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और इम्परमिएबिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो नीचे का सरफेस है जिस पे हमने पेंट किया है वो हमें ऊपर परमिएबल ना हो, वो हमें दिखे नहीं, पारदर्शी ना हो। तो पहला बेस के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि वो गिव्स ड्यूरेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन टू द सरफेस। वेल व्हीकल की बात करें तो व्हीकल का क्या काम है, फैसिलिएट द स्प्रेड ऑफ पेंट। तो फैसिलिएट द स्प्रेड ऑफ पेंट, तो व्हीकल जहाँ पर भी हम लगाए जाएंगे उस पे है ना क्या है, पेंट को फैलाने का काम करता है। किस तरीके से, क्योंकि बेस हमारा सॉलिड था, उसको एक लिक्विड सस्पेंशन में लेके आता है तो वो क्या करता है, स्प्रेड करने का काम करता है। तो बी ऑप्शन विल बी ऑफ क्यू। वहीं पर अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट का क्या काम था, थिनर जैसे जो था वो विस्कोसिटी की, पतला होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए, किस तरीके का मीडियम होना चाहिए, ये सब कौन हैंडल करता था, हमारा सॉल्वेंट। तो विस्कोसिटी ऑफ पेंट विल बी एडजस्टेड बाय सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का हो जाएगा हमारा ई। और वहीं पे हम अगर पिगमेंट की बात करें तो पिगमेंट हमें पता ही है, कलर प्रोवाइड करने के लिए हम पिगमेंट को यूज़ करते थे कि किस तरीके का पिगमेंट, किस तरीके का कलर चाहिए हमें पेंट में, तो उस तरीके का पिगमेंट हम प्रोवाइड करेंगे। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो पी डी क्यू बी आर ई एंड एस का सी। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द मेन कोरोसिव रेजिस्टिंग पेंट, मेन कोरोसिव रेजिस्टिंग पिगमेंट इन पेंट इज। तो पेंट में जो मेन कोरोसिव रेजिस्टेंस का काम करता है वो कौन है। तो सबसे पहली बात कि पिगमेंट का क्या काम है, कलर प्रोवाइड करना। और आपको अगर याद हो तो हमने जब बेस के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि अगर जो हमारा आयरन वाला सरफेसेस है वहाँ पे कोरोजन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो हम वहाँ पे किस तरीके का बेस को प्रोवाइड कर रहे थे, हम प्रोवाइड करते थे रेड लेड के बेस को। वेल वहीं पे अगर हम टिम्बर को प्रोवाइड करते थे, टिम्बर प्रोवाइड करते तो व्हाइट लेड प्रोवाइड करते थे, व्हाइट वाला पेंट जो है, व्हाइट वाला बेस जो है हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं। वेल वहीं पे अगर हमारा आयरन सरफेस है तो कोरोजन से रेजिस्ट कराने के लिए हम रेड लेड को प्रोवाइड कर देते हैं। तो आसाम पीसीएस एई में और इरिगेशन डिपार्टमेंट में पूछा गया है। तो रेड लेड विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लीनसीड ऑयल इन पेंट इज यूज्ड एज।
तो ये क्वेश्चन तो मैंने इसलिए डाला है कि मेरे को ये दिखाने के लिए कि ये क्वेश्चन देखो कितने एग्जाम्स में पूछा गया, डीएमआरसी, तमिलनाडु, कर्नाटका पीसीएस, केरला पीसीएस, एचडबलएससी जेई, आरआरबी जेई गुवाहाटी, एमपीपीएससी, फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन, तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो लिनसीड ऑयल इन पेंट इज यूज एज, तो लिनसीड ऑयल का काम क्या था, थिनर, जैसे थिनर का क्या काम था कि वो हमारा विस्कोसिटी को हैंडल करता था कि कितना गाढ़ा होना चाहिए, तो उसके एग्जाम्पल थे हमारे, जैसे टर्पनटाइन ऑयल हो गया, नेफ्ता, अल्कोहल। वहीं पे व्हीकल का काम था कि वो बेस से जो है हमारा एक पॉइंट से लेके, जो बेस है वो सॉलिड से हमारा लिक्विड में पहुंचाता था, मतलब व्हीकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुंचाता था, जिसे कैरियर भी कहते हैं। तो व्हीकल का काम हो गया हमारा जैसे लिनसीड ऑयल। वहीं पे पिगमेंट का काम है कलर, कलर प्रोवाइड करना पिगमेंट का काम है। और बेस क्या था हमारा, जो सॉलिड सब्सटेंस है उन्हें हम बेस बोलते थे। तो व्हीकल विल बी द आंसर ऑफ दिस आंसर, सॉरी क्वेश्चन। पिगमेंट का काम था कलर प्रोवाइड करना और सॉलिड सब्सटेंस को बेस, तो लिनसीड ऑयल विल बी द आंसर ऑफ व्हीकल। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग द मटेरियल विच ड्राइज क्विकली, तो इनमें से पेंट, पॉलिश, इनेमल, वार्निश में से सबसे जल्दी कौन ड्राई होता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं इन ऑप्शंस में, तो पॉलिश विल बी द आंसर। पॉलिश इज द मटेरियल जो कि बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है इन कंपेयर टू पेंट, इनेमल एंड वार्निश। जो पॉलिश है वो हमारा बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, ये भी हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट में पूछा गया है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, थोड़ा छोटा हो गया ये, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो एक तरफ आपको कंपोनेंट ऑफ स्काफोल्डिंग दे रखा है और दूसरी तरफ उनके फंक्शन दे रखे हैं। तो आइए समझते हैं स्काफोल्डिंग क्या है, जो हम प्रोवाइड करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। जैसे सपोज हमें बिल्डिंग करनी है, तो प्लास्टर करने के लिए जो बाहर से हम बल्लियों को लगाते हैं, जिस फॉर्मेशन में लगाते हैं, या जो भी हमारा फॉर्म वर्क प्रोवाइड करते हैं, हम स्टील का फॉर्म वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर जिस तरीके का भी वुडन फॉर्म वर्क प्रोवाइड करते हैं, वो स्काफोल्डिंग हो गया। और फंक्शन देखते हैं अब उसका बेसिकली क्या है। तो पुटलॉक की बात करें तो पुटलॉक क्या है, जैसे मान लो ये हमने प्रोवाइड किया, तो ये जो हम हॉरिजॉन्टल प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये वर्टिकल होता है, ठीक है। वहीं पे ये एक वाई डायरेक्शन में अंदर की तरफ, या मतलब एक्स डायरेक्शन, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये मेरा वाई डायरेक्शन हो गया, वाई डायरेक्शन हो गया। और ये मेरा एक जेड डायरेक्शन में अंदर की तरफ जो जा रहा है, तो ये मेरा ट्रांसफर डायरेक्शन में जा रहा है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये सब अभी हम कंपोनेंट को समझेंगे डायग्राम के थ्रू, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और एक और हमारा हो जाएगा जैसे कि हम ब्रेसिंग, जो हम डायगनल में प्रोवाइड करते हैं, डायगनल में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, तो समझते हैं। तो पुटलॉक की बात करें तो पुटलॉक क्या है, जो मेरा ये हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है ना, ये मेरा हॉरिजॉन्टल मेंबर, इसको हम बोलते हैं पुटलॉक। पुट अगर हम बात करें पुटलॉक में हॉरिजॉन्टल मेंबर को क्यों प्रोवाइड किया जाता है, तो हमारी सबसे पहली बात, इसका फोल्डिंग को फिक्स करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। और किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, वॉल्स में जो है होल करके हम उसको इसका फोल्डिंग को प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा पुटलॉक क्या है, एक हमारा हॉरिजॉन्टल मेंबर है। वेल वहीं पर अगर हम लेजर की बात करें, तो लेजर क्या है हमारा, जैसे ये वाई डायरेक्शन में जो हम जा रहे हैं, वाई डायरेक्शन में जो जा रहे हैं लेजर है, वो हमारा वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं लेजर, तो उसको ट्रांसफर डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। तो बी का हमारा 4 हो गया, ए का हमारा 3, बी का हमारा 4 हो गया। ब्रेस क्या है, मैंने अभी बताया, जो डायगोनल डायरेक्शन में हम प्रोवाइड करते हैं, जो डायगोनल डायरेक्शन में हमने मेंबर को प्रोवाइड किया है, उसको हम बोलते हैं ब्रेस। ये किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, जो हमारा स्वे एक्शन देखा है स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, स्वे एक्शन होता है, मतलब इस तरीके से, जैसे ये मेरा फ्रेम है, तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगा रही हूँ, तो ये जो इस तरीके का मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको हम स्वे एक्शन बोलते हैं। तो स्वे एक्शन से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, स्विंग एक्शन से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ब्रेस प्रोवाइड किया जाता है, वो भी किस डायरेक्शन में, डायगोनल डायरेक्शन में, तो ब्रेस हो गया। और स्टैंडर्ड क्या है हमारा, वर्टिकल डायरेक्शन में जो हम प्रोवाइड करते हैं, जो वर्टिकल डायरेक्शन में स्काफ फोल्डिंग को हमने प्रोवाइड किया है, तो वर्टिकल मेंबर ऑफ अ स्काफ फोल्डिंग इज स्टैंडर्ड, तो हमारा डी का हो गया ऑप्शन 2। तो पुटलॉक हमारा हॉरिजॉन्टल मेंबर, लेजर हमारा ट्रांसवर्स मेंबर। और ये ट्रांसवर्स मेंबर जो है वो किस तरीके, किस चीज़ से बचाता है, तो हमारा जो बकलिंग है, बकलिंग होती है ना, ये बकलिंग होती है, जैसे ये हो गया हमारा कॉलम है, इसमें बकलिंग शो करता है, तो बकलिंग से बचाता है, हमारा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ब्रेस हमारा डायगोनल मेंबर हो गया, और हमारा स्टैंडर्ड वर्टिकल मेंबर हो गया, तो बकलिंग से रेजिस्ट करता है हमारा लेजर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सी 2005 में पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन कुछ कहता है कि सीजन या केजन ग्लू इज, तो केजन ग्लू के बारे में अगर आपको याद हो, तो हमने डिस्टेम्पर के बाद पढ़ा था, याद हो। तो इसमें जो क्या है, बेस तो हमारा था जो डिस्टेम्पर में यूज़ कर रहे थे, लेकिन हमारा व्हीकल चेंज हो गया था। डिस्टेम्पर में वाटर यूज़ करते थे, इस केजन में हमने क्या यूज़ किया था, जो हमारा स्किम्ड मिल्क है, स्किम्ड मिल्क, या फिर तो आप कह सकते हो कर्ड, जो पुराने ज़माने में ना पेंटिंग्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, याद हो तो, स्किम्ड मिल्क या फिर कह सकते हो कर्ड। तो ये पहली बात तो नेचुरल यूज़ कर लिया हमने, तो एनिमल्स के ब्लड को हम यूज़ नहीं करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन कह रहा है ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल वर्ल्ड, बिल्कुल नहीं। एक तो हम मिल्क से ऑब्टेन करते हैं, बिल्कुल सही बात, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगर इस तरीके से अप्रोच करना, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब सी और डी ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, पहले ही काट दो।
तो ए या फिर बी ऑप्शन में से होगा, जिसमें से हमें तीसरा ऑप्शन की तरफ चलना है। यूज्ड इन पेंटिंग ऑफ मेटल, बिल्कुल सही। प्लाईवुड इंडस्ट्री में हम यूज़ नहीं करते हैं, हम इसको पेंटिंग पेंटिंग में, मेटल्स की पेंटिंग में यूज़ करते थे, एंशिएंट टाइम में पेंटिंग्स में यूज़ किया जाता है। और आप एक और देख सकते हो, फिफ्थ ऑप्शन विल बी आल्सो करेक्ट, बिकॉज व्हाइट इन कलर होता है। अगर हम मिल्क का प्रोडक्ट को यूज़ करें तो किस कलर का होगा? ऑब्वियसली व्हाइट इन कलर होगा। अब इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दिया कि व्हाइट इन कलर, तो इसलिए शायद प्लाईवुड पे यूज़ करते होंगे, क्योंकि हमने टिम्बर पे व्हाइट लेड को यूज़ किया था। लेकिन ये दोनों अलग चीज़ है, ये दूध की वजह से व्हाइट हो रहा है और हम इसको मेटल की पेंटिंग के लिए यूज करते थे। तो 1 3 5 किस ऑप्शन में आ रहा है? ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ईएससी 2005 का ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो बोल रहा है द डिफेक्ट इन पेंटिंग कॉज्ड ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ वन लेयर ऑफ पेंट ओवर अनदर लेयर इज नोन एज। तो एक लेयर की दूसरे लेयर पर स्लाइड होने का, पेंट होने के कारण, मतलब पेंट की जो एक लेयर है उसके ऊपर दूसरे लेयर की स्लाइड होने की वजह से जो पेंटिंग में डिफेक्ट है वो देखने को मिलता है। इससे क्या पता चलता है? डिफेक्ट तो सारे याद होने चाहिए, हमने बहुत सारे डिफेक्ट देखे थे। ब्लिस्टरिंग देखा था, रिंकलिंग देखा था, एलिगेटरिंग, पीलिंग, फेडिंग, फ्लेकिंग, रनिंग, सैगिंग, पता नहीं कितने देखे थे। तो सारे डिफेक्ट आप देख लीजिएगा अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि अगर एक लेयर के ऊपर दूसरे लेयर को देख लिया है, तो जैसे एलिगेटर या क्रोकोडाइल की जो ऊपर की स्किन होती है उसमें स्केल्स ऐसे बने रहते हैं, उसी वाले डिफेक्ट को हम एलिगेटरिंग कहते हैं। आसाम एई में PWD 2020 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, एलिगेटरिंग। तो एलिगेटरिंग विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन वहीं पे अगर हम और ऑप्शन को देखें तो रिंकलिंग क्या होता है? रिंकलिंग में क्या है, जैसे मान लो नीचे पेंट किया है, पहले सरफेस पे पहली कोटिंग किया, वो अभी ड्राई नहीं हुआ है, उसके ऊपर हमने दूसरी थिक कोटिंग कर दी, तो जो हमें डिफेक्ट देखने को मिलता है वही हमारा रिंकलिंग होता है। और पीलिंग क्या है कि दोनों के बीच में एक अटैचमेंट नहीं है, जो सरफेस और पेंट की जो लेयर है इनके बीच में एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट नहीं हुआ है, इनके बीच में एक अटैचमेंट नहीं है, तो वो जो हटने लगती है पेंट की लेयर, उसी को हम बोलते हैं पीलिंग। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वो बोल रहा है कि द चीफ इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट इज। तो पेंट में सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है? तो पहली बात तो सारे ही इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अब इनके बुक में देखा तो बुक में बोल रहे हैं कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ कलर हमको प्रोवाइड करना है पेंट में, वही सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो पिगमेंट विल बी द करेक्ट आंसर, कि अल्कोहल, ड्रायर और ऑयल में से, और पिगमेंट में से पिगमेंट विल बी द करेक्ट आंसर। इट इज अ चीफ इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट। केरला PCS 2016 में पूछा गया है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऑटोमोबाइल इज पेंटेड यूजिंग। तो वार्निश, डिस्टेम्पर, इमल्सन पेंट और ऑयल पेंट में से जो हमारा ऑटोमोबाइल्स हैं, जो हमारी गाड़ियां हैं, उन पे किस पेंट को यूज़ किया जाता है? तो नागालैंड PCS में ये भी पूछा गया है। वेल, अगर हम इसकी बात करें तो ऑयल पेंट विल बी द करेक्ट आंसर। हमने ऑयल पेंट प्रोवाइड करते हैं हम सारे ऑटोमोबाइल्स के ऊपर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि द डिफेक्ट इन पेंटिंग कॉज्ड बाय एक्सेस मॉइस्चर वेपोराइजिंग इन बैक ऑफ द पेंट फिल्म नोन एज। तो NPCIL JEE, LMRC JEE, UPR, VNL JEE और सुपरवाइजर तमिलनाडु PCS JEE में पूछा गया है। वेल, द डिफेक्ट इन पेंटिंग कॉज्ड बाय एक्सेस मॉइस्चर वेपराइजिंग। तो सबसे पहली बात, हमें मान लो किसी सरफेस पे प्रोवाइड करना है पेंट और इस पे हमारा मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो मॉइस्चर, अब हमने पेंट की लेयर प्रोवाइड कर दी, तो अब क्या होगा, जब वो एवोपरेशन होगा तो ये मॉइस्चर है वो उड़ेगा, वो अपनी जगह से एवोपरेट हो जाएगा। तो जहाँ से एवोपरेट हो जाएगा वहाँ पे कैविटी रह जाएगी, मतलब क्या है, फफूले पड़ जाएंगे। सपोज यहाँ पे पानी की ड्रॉप थी, वो पेंट के ऊपर से उड़ के चली गई, तो यहाँ पे क्या है, ऐसे ब्लिस्टर्स पड़ जाएंगे, फफूले पड़ जाएंगे। तो ये हमारा कौन सा डिफेक्ट को शो करेगा? ब्लिस्टरिंग को शो करेगा। वेल, वहीं पर अगर हम बात करते हैं रिंकलिंग की, तो रिंकलिंग अभी देखा था कि हमने सरफेस पे पहली लेयर प्रोवाइड कर दी और उसको हमने बिल्कुल भी सूखने का टाइम नहीं दिया, ड्राई होने का टाइम नहीं, और दूसरी लेयर थिक लेयर प्रोवाइड कर दी, तो हमें रिंकलिंग देखने को मिली, रिंकल्स पड़ जाते हैं। एलिगेटरिंग क्या था कि एक पेंट की लेयर है, उसके ऊपर दूसरी पेंट की लेयर है, ऐसे स्केल्स पड़ गए हैं, तो वो हमारा एलिगेटरिंग था। तो ये सब डिफेक्ट कुछ हमने देखे हैं। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश पेंट इज एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ ऑयल एंड अ स्ट्रॉन्ग ड्रायर। तो एक तो पेंट ऐसा पेंट है जो ऑयल को पजेस करता है, ऑयल उसके अंदर, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रायर है उसके अंदर। ये कौन से प्रकार का पेंट है? तो ये HP SSC JEE में पूछा गया है। एल्यूमिनियम पेंट है कि एंटी कोरोसिव पेंट है, बिटुमिनस पेंट है, या फिर एस्बेस्टस पेंट है? तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। एंटी कोरोसिव पेंट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ड्रायर प्रेजेंट होता है और ऑयल प्रेजेंट होता है, तो एंटी कोरोसिव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ पेंटिंग वर्क इज गिवन बाय। तो जो हमारा पेंटिंग वर्क का स्पेसिफिकेशन है कि हम कैसे उसको को नापते हैं, मापते हैं, तो नागालैंड 2015 में PCS में पूछा गया था। वेल, अगर हम बात करें तो क्या लेबर के, कि कितने लेबर यूज़ हुए हैं पेंटिंग में, उससे नापते हैं। क्या वेट अप्लाइड, कि कितना पेंट का वेट लगा है, उससे नापते हैं। या कितना एरिया हमने पेंट से कवर किया है, उससे। या फिर कितना टाइम रिक्वायर्ड हुआ है, हमने उससे नापा है। तो अगर हम बात करें तो एरिया कवर्ड मीटर स्क्वायर में हम इसको नापते हैं। पेंट की जो यूनिट है वो हमारा मीटर स्क्वायर में रहती है।
वेल अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकेशन ऑफ पेंट है हमारा मीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर से अगर हम बात करें तो एरिया कवर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द आंसर। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द इंग्रेडिएंट विच गिव्स द डिजायर्ड कलर टू अ पेंट इज कॉल्ड। तो सही बात है भाई, हमें पता है कि डिजायर्ड कलर अगर पेंट में चाहिए तो हम किसको प्रोवाइड करते हैं, बेस तो हमारा सॉलिड होता है, पिगमेंट हमारा कलर प्रोवाइड करता है, तो पिगमेंट विल बी द करेक्ट आंसर। सॉल्वेंट हमारा थिनर है, वो हमारे विस्कोसिटी को हैंडल करता है, तो पिगमेंट विल बी द करेक्ट आंसर। पहले अगर हम बात करते हैं कुछ पिगमेंट की, तो पिगमेंट देख लेते हैं। तो जैसे कुछ पिगमेंट है हमारा जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड हमारा कौन सा कलर प्रोवाइड करता था, व्हाइट। अगर हमें व्हाइट कलर प्रोवाइड करना है तो हम किस तरीके का पिगमेंट को लेंगे, जिंक ऑक्साइड। वहीं पर अगर हम कॉपर सल्फेट की बात करें तो ग्रीन कलर अगर प्रोवाइड करना है, तो कॉपर सल्फेट की अगर बात करें तो ग्रीन कलर प्रोवाइड करना है तो हम कॉपर सल्फेट पिगमेंट को यूज़ करेंगे। वेल अगर वहीं पे हमें ब्राउन कलर प्रोवाइड करना है, तो हम कौन सा लेंगे, बर्न्ट साइना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि बर्न्ट साइना जो है हमारा, कि कौन सा पिगमेंट है ये, किस कलर के पिगमेंट के लिए यूज, किस कलर के पेंट के लिए कौन सा पिगमेंट यूज किया जाता है, तो ब्राउन, बर्न्ट साइना हमारा कौन सा है, ब्राउन कलर के लिए यूज किया जाता है। वेल अगर हम बात करते हैं पर्शियन ब्लू, तो नाम में लिखा है ब्लू कलर के लिए यूज किया जाता है। आइवरी ब्लू ब्लैक की बात करें, तो ब्लैक कलर जो डार्क कलर है, हमें ब्लैक पेंट के लिए, जो ब्लैक पेंट के लिए यूज किया जाता है, जो कि हमारा कहाँ पे यूज किया जाता है, एडोटेरियम या फिर हमारा जो सिनेमा हॉल से, वहाँ पर हम ब्लैक पेंट यूज करते हैं। तो आइवरी ब्लैक हमारा ब्लैक कलर के यूज किया जाता है। और रेड लेड हमारा रेड कलर के लिए यूज किया जाता है, और ये कोरोसिव रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। तो रेड लेड हमारा रेड कलर के लिए यूज किया जाता है। तो जिंक ऑक्साइड व्हाइट, कॉपर सल्फेट ग्रीन, बर्न साइना ब्राउन, आयरन ब्लैक, आइवरी ब्लैक ब्लैक, रेड लेड हमारा रेड के लिए, और वहीं पे पर्शियन ब्लू या इंडिगो हमारा ब्लू के लिए। तो ये कुछ पिगमेंट्स हैं जो हम कलर प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं। वेल अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये रिपीट हो चुका है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो द थिनर यूज्ड इन ऑयल पेंट इज वाटर, टर्पंटाइन, केरोसिन या फिर पेट्रोल। तो अगर थिनर की बात करें तो जो ऑयल पेंट में यूज़ किया गया है, केरला ड्राफ्टमैन में पूछा गया है, और इरिगेशन डिपार्टमेंट और महाराष्ट्र पीडब्ल्यूडी में भी पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें कि थिनर जो यूज़ किया गया है हमारा ऑयल पेंट में, तो वो है हमारा टर्पंटाइन। जो टर्पंटाइन है उसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि वाटर तो हम मिलाएंगे नहीं, ऑयल पेंट में कोई मतलब ही नहीं है। जो केरोसिन और पेट्रोल है ना, ये इन्फ्लेमेटरी है, इसलिए हम टर्पंटाइन ऑयल को यूज़ करते हैं ऑयल पेंट के में एज अ थिनर। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द प्रेजेंस ऑफ डैम्पनेस व्हाइल अप्लाइंग द प्राइमर इफेक्ट द लाइफ ऑफ। तो अगर पानी मतलब थोड़ा सा भी डैम्पनेस प्रेजेंट है हमारे जो भी सरफेस पे हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डैम्पनेस अगर प्रेजेंट है मतलब थोड़ा सा नमी है उस पर, तो वो कौन से पेंट की लाइफ को इफेक्ट करता है, तो ऑयल पेंट, इनेमल पेंट, एल्यूमिनियम पेंट, प्लास्टिक पेंट। ESICJ 2016 का क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें कि कौन से जो सरफेस उसको इफेक्ट करता है, तो अगर डैम्पनेस में बात करें तो ऑयल पेंट विल बी द आंसर। तो पानी के अगर प्रेजेंट है तो ऑयल पेंट की जो लाइफ है उसको डिक्रीज कर देता है। वेल एल्युमिनियम पेंट की बात करें तो हाई रिफ्लेक्टिव पेंट है ये वाइट कलर का पेंट होता है, हाई रिफ्लेक्टिव पेंट है, जिसको हम जो भी हमारे फ्यूल टैंक्स हैं वहाँ पर देते हैं। इनेमल पेंट का मैं बार बार बता चुकी हूँ, हाई क्वालिटी का पेंट है, एसिड एल्कली वाटर किसी के संग रिएक्ट नहीं करता है। प्लास्टिक पेंट्स जो हैं ये हमारा नॉर्मली जो यूज़ किए जाते हैं वो वाले पेंट हैं। और ऑयल पेंट को हम जो ऑटोमोबाइल है वहाँ पर पेंट करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। वेल अगर डैम्पनेस प्रेजेंट है हमारे किसी भी सरफेस पे तो किसकी लाइफ को अफेक्ट करता है, तो वो है हमारे ऑयल पेंट। वेल अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन बोल रहा है सीमेंट पेंट यूजुअली हैव। तो अगर हम सीमेंट पेंट की बात करें तो इनमें कौन कौन सी खास बात है इनमें से, तो इट कंटेन्स 5% ऑफ 5% ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl 5% प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सही। आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाइट सीमेंट, बिल्कुल सही बात है, वाइट सीमेंट से प्रिपेयर किया जाता है। और कलर पिगमेंट कितने से कितना परसेंट हम इसमें प्रेजेंट करते हैं, तो 5 से 10% प्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें इतना 5 से 10% हमारा जो कलर पिगमेंट है वो प्रोवाइड करते हैं। वहीं पर अगर हम हाइड्रेटेड लाइम की बात करें तो वो हाइड्रेटेड लाइम को भी कंटेन करता है। ओडिशा जेई मेन 2015, ओडिशा जेई मेन, तो यही जो CBT 2 हो गया ना, इस तरीके से ही क्वेश्चन आएंगे उसमें, तो 2014 में पूछा जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सारे ऑप्शन करेक्ट है, तो ई विल बी द आंसर, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। तो कंटेन हाइड्रेटेड लाइम, बिल्कुल सही बात है। 5 से 10% हमारा पिगमेंट है, वाइट सीमेंट से प्रिपेयर किया जाता है, और NaCl की मात्रा 5% उसमें होती है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मेन फंक्शन ऑफ द ड्रायर इन पेंटिंग इज टू। तो पेंटिंग में जो हमारा मेन फंक्शन है ड्रायर का, उसका क्या काम है, क्या वो हवा से हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, क्या वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, क्या वो हमारा नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, या फिर वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। तो बिल्कुल सही बात है, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है कि वो जल्दी से ड्राई हो सके, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है वो ड्राई होने के लिए। तो ये इरिगेशन डिपार्टमेंट 2017 का क्वेश्चन है।
वेल नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द बैडली मिक्स्ड सीमेंट कंक्रीट पेंट इज। तो बैडली मिक्स सीमेंट कंक्रीट की वजह से जो सीमेंट कंक्रीट है पेंट में, पेंट का जो है उसमें मिक्स अच्छे से मिक्स ना करने पे कौन सा हमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि वो क्रैक्स शो करता है, ब्लीडिंग, सेग्रीगेशन या फिर हनी कॉम्बिंग। तो जैसे कि आप आंसर आप देख ही पा रहे हो, जब मैंने ये पिक्चर लगाई है तो हनी कॉम्बिंग ही होगा, नीचे अंदर उसमें ना वॉइड्स रह जाते हैं थोड़े से, मतलब वो अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है तो उसके अंदर जो वॉइड्स है वो प्रेजेंट है, तो हनी कॉम्बिंग वाला प्रॉब्लम देखने को मिलता है। वेल वहीं पे अगर हम बात करें क्रैक्स क्या है, तो आपको पता ही है क्रैक्स क्या होता है कि जब हमारा श्रिंकेज देखने को मिलता है या फिर बहुत ज़्यादा एक ही पॉइंट के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है और एरिया में डिफरेंस देखने को मिलता है, एरिया चेंज होता है बार बार, तो हमें क्रैक्स देखने को मिलते हैं। वेल वहीं पे ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन की बात करें तो देखो, अगर वाटर का जो अमाउंट है वो अगर बाहर आने लगे या फिर वाटर सेग्रीगे अलग होने लगे तो वो हमारा ब्लीडिंग हो गया। वेल वहीं पे अगर हम सेग्रीगेशन की बात करें तो जब हमारे एग्रीगेट जो होते हैं सीमेंट कंक्रीट में वो अगर अलग होने लगे हैं, जो अंदर का जो पूरा पार्टिकल्स हैं, जिन भी पार्टिकल्स को मिक्स करके बनाया वो सब अलग होने लगे, सेपरेट होने लगे, सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मेजरमेंट इज नॉट कैलकुलेटेड इन स्क्वायर मीटर। मीटर स्क्वायर में हम किस केस में मेजरमेंट नहीं करते हैं? तो टिम्बर रूटिंग, पेंटिंग, फर्नीचर, रिमूविंग ऑफ पेंट और वार्निश और पॉइंटिंग, इनमें से हम कौन से में पीजीसीआईएल 2018 में पूछा गया, तो इनमें से हम कौन से में यूज़ नहीं करते हैं मीटर स्क्वायर की यूनिट? अगर मीटर स्क्वायर यूनिट की बात की जाए तो किसमें यूज़ नहीं की जाती है? तो अगर हम देखें इसमें तो बेसिकली इसमें टिम्बर रूटिंग जो है, टिम्बर रूटिंग में हम मीटर स्क्वायर की यूनिट यूज़ नहीं करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें पेंटिंग, फर्नीचर, पेंट से रिलेटेड या पॉइंटिंग जो है, इसमें भी हमारी मीटर स्क्वायर यूज़ होती है, और पेंटिंग तो हमारा एरिया कवर्ड में हम यूज़ ही करते हैं, तो इन दोनों में भी मीटर स्क्वायर यूज़ किया जाता है। चाहे रिमूविंग हो या फिर हम किसी में पेंट कर रहे हो तो मीटर स्क्वायर यूज़ किया जाता है। प्रीवियस ईयर में और जिसको पूछा गया उनको भी देख लेते हैं। तो जैसे आरसीसी की कंक्रीटिंग करनी है, आरसीसी की कंक्रीटिंग करनी है या फिर ब्रिक वर्क करना है। अगर आरसीसी की कंक्रीटिंग करनी है या फिर ब्रिक वर्क करना है तो हमारी कौन सी यूनिट में पूछा जाता है? मीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम की जो यूनिट होती है मीटर क्यूब में पूछा जाता है आरसीसी की कंक्रीटिंग में और ब्रिक वर्क में। वहीं पे अगर हम बात करें डीपीसी में, डीपीसी की बात करें, अगर डीपीसी कर रहे हैं, कोई डीपीसी में काम कर रहे हैं तो हमारा वहाँ पे भी मीटर स्क्वायर यूज़ किया जाता है। तो मीटर स्क्वायर हमारा बस टिम्बर रूटिंग में यूज़ नहीं करते, पेंटिंग हो गया या पॉइंटिंग हो गया या डीपीसी का काम हो गया, इन सब में हमारा मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट किया जाता है। आरसीसी की कंक्रीटिंग हो गई या फिर ब्रिक वर्क हो गया, इसको मीटर क्यूब में कैलकुलेट किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि कहता है कि द फॉर्मेशन ऑफ कॉनिकल होल, किस तरीके का होल? कॉनिकल होल इन द प्लास्टर सरफेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम मटेरियल। वो सम मटेरियल क्या है भी देखते हैं। विच एक्सपेंड ऑन सेटिंग सच डिफेक्ट ऑफ प्लास्टरिंग इज। तो जब हम बात कर रहा है कि जब कॉनिकल होल हो जाता है किसमें? एक हमारे प्लास्टर सरफेस पर कुछ मटेरियल की वजह से। अब वो जो मटेरियल है वो या तो ऑर्गेनिक मैटर हो सकते हैं, जब हम प्लास्टर कर रहे हैं उस टाइम पे जब हमारे ऑर्गेनिक मैटर हो सकते हैं, या फिर कुछ भी इस तरीके के पार्टिकल्स हो सकते हैं जो कि हमारे लिए फिजिबल नहीं है, जो हमें नहीं चाहिए थे, मतलब उनकी हमें ज़रूरत नहीं थी, स्टिल वो हमारे उसमें प्रेजेंट हैं, तो अब ये कुछ भी हो सकता है। वेल तो ऑर्गेनिक मैटर हो गया। तो अब ये बोल रहा है कि इनके वजह से जो हमें डिफेक्ट कॉनिकल होल देखने को मिलता है, इस तरीके के डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? तो इस तरीके के डिफेक्ट को हम बोलते हैं पॉपिंग। तो पॉपिंग विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पॉपिंग होता है जब कॉनिकल होल देखने को मिलता है हमारे सब मटेरियल, या तो हमें जो नहीं चाहिए, जो कंटेमिनेटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट हो सकता है, ऑर्गेनिक मैटर, इनकी वजह से जो कॉनिकल होल देखने को मिलता है उस डिफेक्ट को हम पॉपिंग बोलते हैं। वेल अगर हम पीलिंग और फ्लेकिंग की बात करें तो ये किसकी वजह से होते हैं? पीलिंग और फ्लेकिंग हमारे जो पेंट और हमारा जो सरफेस है उसके बीच में जो बॉन्ड का है उनके फेलियर की वजह से, बॉन्ड फेलियर होने की वजह से ये जो पीलिंग और फ्लेकिंग है, ये मतलब इनका जो डी अटैचमेंट होने लगता है सरफेस से। पीलिंग में बहुत सारे जो लेयर हैं उसमें से कोई एक पेंट की जो लेयर है वो हटने लगेगी, फ्लेकिंग का भी यही है। तो बॉन्ड का जो डी अटैचमेंट है, बॉन्ड जो डी अटैचमेंट होने लगता है उसके वजह से पीलिंग और फ्लेकिंग देखने को मिलता है। और क्रेजिंग क्या है? जैसे एलिगेटरिंग होता है, एलिगेटरिंग का ही स्मॉल जो डिफेक्ट है, स्मॉल टाइप का डिफेक्ट, उसे क्रेजिंग बोलेंगे, जिसमें क्या होता है कि सीरीज ऑफ हेयर क्रैक्स देखने को मिलते हैं प्लास्टर सरफेस पे। तो अगर सीरीज ऑफ हेयर क्रैक्स देखने को, मतलब इस तरीके के क्रैक्स देखने को मिलते हैं तो यही हमारा होता है क्रेजिंग। क्रेजिंग होता है, हेयर क्रैक्स देखने को मिलते हैं, सीरीज ऑफ हेयर क्रैक्स ऑन द प्लास्टर सरफेस। वेल कॉनिकल होल देखने को मिल रहा है तो वो हमारा पॉपिंग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द यूजुअल नेम गिवन टू द स्कल्पचर मेड बाय अर्दनवेयर यूजिंग बेक्ड अर्थ इज। स्कल्पचर जो हमारा बेक्ड अर्थ से बनाया गया है उसको हम क्या बोलते हैं? तो अगर हम बात करें तो टेराकोटा, बर्न्ड सैंड, एग्रीगेट और फॉसिल। तो थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है, कर्नाटका पीएससी जेई में पूछा गया है 2018 में, पर इसका आंसर है हमारा टेराकोटा। टेराकोटा बोलते हैं जो हमारे स्कल्पचर हैं उन पे जो हम यूज़ करते हैं बेक्ड अर्थ, मतलब जो सॉइल है नीचे उसको जब हम पका के यूज़ करते हैं स्कल्पचर की डिजाइनिंग करने के लिए, उसी को हम टेराकोटा बोलते हैं। तो वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ स्टिकी ब्लैक एंड हाईली विस्कस लिक्विड और सेमी सॉलिड फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम इज टर्म्ड एज।
तो एक स्टिकी ब्लैक एंड हाईली विस्कस लिक्विड और सेमी सॉलिड लिक्विड हो सकता है, पेट्रोलियम से बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं? तो डिस्टेम्पर वार्निश, वार्निश में हमारा रेजिन यूज होता है, कोई लेना देना नहीं है पेट्रोलियम तक, दूर दूर तक। डिस्टेम्पर में हमारा व्हाइट चौक में पेंट वाटर मिलाते हैं, उससे बनता है। मेटल पेस्ट हमारा अलग है। तो आसफाल्ट विल बी द करेक्ट आंसर, कि आसफाल्ट एक वैसा विस्कस मटेरियल है जो कि हमारा पेट्रोलियम की हेल्प से फॉर्म होता है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक तरफ हमें लिस्ट दे रखी है और दूसरी तरफ हमें उनके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो हमें मैच करना है। तो अगर हम पिगमेंट की बात करें तो पिगमेंट क्या हमारा आयरन ऑक्साइड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आयरन ऑक्साइड? क्योंकि आयरन ऑक्साइड हमारा रेड कलर प्रोवाइड करता है और हम कोरोजन रेजिस्टेंस एरिया पे हम इसको प्रोवाइड करते हैं, तो पिगमेंट हमारा आयरन ऑक्साइड हो जाएगा। वेल वहीं पे अगर हम बात करें थिनर की, तो थिनर हमारा टर्पेंटाइन हो जाएगा। तो थिनर हमारा टर्पेंटाइन हो जाएगा। लेकिन अब ड्रायर और एक्सटेंडर में थोड़ा सा डाउट है। तो ड्रायर और एक्सटेंडर के लिए देखिए, अगर हम एक्सटेंडर की बात करें तो एल्यूमिनियम सिलिकेट विल बी द एग्जांपल ऑफ एक्सटेंडर। और ड्रायर का क्या काम है? ड्रायर हमारा एग्जांपल है जिंक सल्फेट का। जिंक सल्फेट का एग्जांपल है हमारा ड्रायर। तो पिगमेंट आयरन ऑक्साइड, ड्रायर जिंक सल्फेट, थिनर हमारा टर्पेंटाइन और एक्सटेंडर हमारा एल्यूमिनियम सिलिकेट। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है असर्शन रीजन हमारा। तो स्टेटमेंट बोलता है कि पेंट विद वाइट लेड बेस, तो वाइट लेड हमारा बेस है, आर नॉट रिकमेंडेड फॉर पेंटिंग ऑन आयरन वर्क्स। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि व्हाइट लेड हमारा किस पे यूज किया जाता है? टिम्बर वर्क पे। और आयरन वर्क पे हमारा कौन सा यूज किया था? रेड ब्लेड। तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है। अब देख लो क्यों। पेंट विद व्हाइट लेड बेस डू नॉट चेक रस्टिंग ऑफ आयरन। बिल्कुल सही बात, क्योंकि वो आयरन की रस्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दैट्स वाई तो हम पेंट प्रोवाइड नहीं करते। रेड लेड जो है हमारा, वो आयरन की रस्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो चेक करता है, तो इसलिए हम उसे प्रोवाइड करते हैं। तो स्टेटमेंट भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। एलएमआर से 2015 में पूछा गया ये क्वेश्चन, और ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, दैट बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए। वेल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि द सेटिंग पिगमेंट पार्टिकल ऑफ पेंट इनटू हार्ड कॉम्पैक्ट मास व्हिच इज नॉट इजीली रीडिस्पर्स्ड बाय स्टीयरिंग इज कॉल्ड। एनपीसीसी 2017 का क्वेश्चन है। वेल वो बोल रहा है कि पहला ऑप्शन है ब्लिस्टरिंग। ब्लिस्टरिंग हमें पता है क्या होता है, कि जो सरफेस पे मॉइस्चर है, अगर पेंट लगा दिया तो एवोपरेट होने के बाद जो ब्लिस्टर्स पीछे रह जाते हैं या फिर हमारे जो फफूले नीचे पड़ जाते हैं, क्योंकि एवोपरेट होता है तो मॉइस्चर हमारा हटता है, तो उस जगह पे कैविटी रह जाती है, वो ब्लिस्टरिंग होता है। चॉकिंग में क्या होता है कि व्हीकल हमारा प्रॉपर अमाउंट में नहीं प्रेजेंट होता है, तो जो हमारा पेंट होने के बाद, ड्राई होने के बाद जब वो पाउडर फॉर्म में रह जाता है, तो उसी को हम चॉकिंग कहते हैं। वेल अगर क्रैकिंग की बात करते हैं, तो जब एरिया का चेंज होता है, एरिया चेंज होता है और हमारा उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर स्ट्रेस पड़ रहा है, तो क्रैकिंग देखने को मिलता है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हार्ड कॉम्पैक्ट मास है और वो रीडिस्पर्स्ड नहीं होता बाय स्टीयरिंग, तो इसको क्या कहते हैं? तो ये ऑप्शन का आंसर हो जाएगा हमारा केकिंग। उसे हम केकिंग कहते हैं। वेल अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि असर्शन बोल रहा है नॉर्मली टर्पेंटाइन ऑयल इज रिकमेंडेड एज अ थिनर फॉर इंडोर पेंटिंग। तो इंडोर पेंटिंग में हम टर्पेंटाइन ऑयल को प्रोवाइड करते हैं। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। हाँ, हम इंडोर पेंटिंग में टर्पेंटाइन ऑयल को प्रोवाइड करते हैं। और टर्पेंटाइन ऑयल क्या हमारा व्हीकल है या थिनर है? तो नहीं, वो थिनर की तरह काम करता है। वो इस तरीके का ऑयल है जो पेंट को थिन करने में काम आता है, मतलब स्प्रेड बढ़ाने के लिए काम आता है। ये सब तो उसके काम हो गए। ऊपर से अगर इसके कुछ एडवांटेज देखें तो ये भी एक एडवांटेज है। एक तो ये बहुत अच्छा वर्केबल है, मतलब इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, वर्केबल बहुत है, और ये बहुत जल्दी एवोपरेट हो जाता है। तो ये सब इसकी कुछ खास बात है, इस वजह से हम इसको इंडोर पेंटिंग में यूज़ करते हैं। वेल मे बी रीज़न बोल रहा है कि टर्पेंटाइन ऑयल इज़ कॉस्टलियर देन अदर थिनर। ये बात बिल्कुल सही है कि जो टर्पेंटाइन है भाई, इसकी वर्केबिलिटी अच्छी है, कंसिस्टेंसी अच्छी है, अच्छे टाइम पे एवोपरेट होता है, ड्राइंग फैसिलिटी बहुत जल्दी प्रोवाइड करता है। तो ये हाँ, ऑब्वियसली दूसरे थिनर के कंपेयर में कॉस्टलियर है, पर ये इसका करेक्ट रीज़न नहीं है कि इस वजह से हम आउटडोर पेंटिंग में इसे प्रोवाइड नहीं करते। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए एंड आर बोथ आर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो असर्शन और रीज़न बहुत सही हैं, दोनों सही हैं, लेकिन जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे असर्शन का। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। यूपीपीसीएल जेईई 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज पुट्टी मेड अप ऑफ। तो पुट्टी किससे मेड हुई है, ये आप पूछ रहे हैं वो, चलो ये तो समझ में आता है, लेकिन ये देखो आप कितने सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो आप देख लो ये पुट्टी किससे बनती है। तो आप देखो एमपी व्यापम में पूछा है, एलएमआरसी बिहार, यूपीपीसीएल, एसएससी जेईई, डब्ल्यूबीपीएससी, तो ये सब एग्जाम में पूछा गया पुट्टी किससे बनती है। तो एक तो हमारा पाउडर चौक होता है, तो ठीक है पाउडर चौक कौन सा ऑप्शन में? सी ऑप्शन में, जिसमें रॉ लिनसीड ऑयल को मिला के बनाया जाता है पुट्टी को। तो अगर चौक को लिनसीड ऑयल में बना के बनाया जाता है तो वो पुट्टी होती है, और वहीं पे अगर चौक को हम पानी में मिला देते हैं तो उसे हम डिस्टेम्पर बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा पाउडर चौक एंड रॉ लिनसीड ऑयल। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ स्टोन ग्रिट रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट कोट ऑफ पेंटिंग फॉर 1 किलोमीटर लेंथ। तो लेंथ हमें 1 किलोमीटर दे रखी है, ऑफ 3.7 मीटर वाइड, विड्थ हमें दे रखी है 3.7 मीटर, एंड बिटुमिनस रेट रोड एट द रेट भी दे रखा है हमें कि 100% स्क्वायर मीटर का रेट है हमारा 1.35। तो ठीक है, हम देखते हैं कि क्या बोल रहा है।
तो अगर हम लेंथ की बात करें तो ये हम किलोमीटर से मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 1000 मीटर हो जाएगा। विड्थ की बात करें तो वो बोल रहा है 3.7 मीटर होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो हम पहले एरिया निकाल लेते हैं क्योंकि स्क्वायर मीटर है। तो 100 मीटर स्क्वायर के लिए हमारा कितना लग रहा है? 100 मीटर स्क्वायर के लिए लग रहा है 1.35 मीटर क्यूब। तो हम निकाल लेते हैं, पहले तो एरिया निकाल लेते हैं। अगर एरिया निकालेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3700 एरिया आएगा हमारा। 3700 एरिया आएगा क्योंकि डेसिमल से 1 0 कट जाएगा। वेल, अब वो बोल रहा है 100 मीटर स्क्वायर के लिए 1.35 है। तो हम 1 के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.35 अपॉन 100। ठीक है, अब मुझे यूनिटरी मेथड लगाना है और बस कुछ नहीं, अब इतने के लिए निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 1.35 मल्टीप्लाई बाय 3700 अपॉन 100। ठीक है, 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा। बस 37 को 1.35 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 37 को 1.35 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगी, 49.95 मीटर क्यूब वैल्यू आएगी, क्योंकि ये हमारा मीटर स्क्वायर में है और ये हमारा मीटर में बचेगा, तो ये हमारा हो जाएगा मीटर क्यूब में। तो 49.95 मीटर क्यूब वैल्यू आएगी। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि अप्रोक्सीमेट 50 मीटर क्यूब हो गया ये। तो 50 मीटर क्यूब विल बी द आंसर। तो डी ट्रिपल एस बी जेई में पूछा गया ये क्वेश्चन। वेल, न्यूमेरिकल है तो अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पेंट विच आर यूज टू प्रिजर्व टिम्बर फ्रॉम वाइट एंड्स आर। तो वाइट एंड के बचाने के लिए जो पेंट हम यूज़ करते हैं वो क्या है हमारे? तो अगर हम बात करते हैं, सारे हमारे प्रिवेंशन के लिए यूज़ किए जाते हैं अगर हम बात करें तो इसको। लेकिन अब वो बोल रहा है कि वाइट एंड से बचाने के लिए हम जो टिम्बर के लिए ये पेंट को यूज़ करते हैं वो कौन सा पेंट है? तो वो है हमारा सॉलिगिनम पेंट। अगर हम इसकी बात करें तो प्रिजर्वेशन में हमारा सॉलिगिनम पेंट है जो इसको वाइट एंड से बचाने के लिए यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट सिर्फ ये वाइट एंड से नहीं बचाता, ये हमारा जो एस्थेटिक व्यू है उसको भी बचाता है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ और ट्रीटमेंट की, तो एक हमारा होता है आसफाल्ट, और जिसमें हमारा कॉपर सल्फेट होता है, आर्सेनिक, सॉरी, आर्सेनिक और कॉपर सल्फेट होता है, जो कि वाइट एंड टर्माइट से बचाने के लिए वो भी काम करता है। वेल, अगर हम ऑयल पेंट की बात करें तो टेम्पर सरफेस पे 2-3 कोट लगाई जाती है ऑयल पेंट की, किस लिए? रेजिस्टेंस से बचाने के लिए। ऑयल किससे रिएक्ट नहीं करता? वो है वाटर से। तो अगर हम टिम्बर को वाइट एंड से बचाना चाहते हैं तो हम सॉलिजिनम पेंट यूज़ करेंगे। वेल, अगर वाटर से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो ऑयल पेंट्स को यूज़ करेंगे, वो भी 2-3 कोट प्रोवाइड करेंगे किसी भी टिम्बर की सरफेस पे। और जब हम केमिकल सॉल्ट्स को यूज़ करते हैं, जो है हमारा केमिकल सॉल्ट्स, इनको यूज़ करते हैं तो ये ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है, रेजिस्टेंस बढ़ाता है हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो एजेंसीज हैं, जो भी हमारे डिफेक्ट्स हैं, उनके लिए जो केमिकल सॉल्ट्स हैं उनको अगर यूज़ करते हैं तो उनकी तरफ हमारा प्रिजर्वेशन बढ़ाता है, रेजिस्टेंस बढ़ाता है। वेल, कैरोसाइट ऑयल को हम इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि थोड़ा सा इन्फ्लेमेटरी है, तो ये मतलब सेफ साइड में नहीं है, सेफ साइड नहीं है। वहीं पे ऑयल पेंट्स हमारा वाटर से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। लेकिन अगर हम वाइट एंड से बात करें तो एक तो हमारा सॉलिजिनम पेंट हो गया, एक हमारा हो गया एसक्यू ट्रीटमेंट। अगर आपने पढ़ा हो तो इसमें क्या होता है कि एसक्यू ट्रीटमेंट में हमारा एएस से हमारा आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड होता है और सीयू से हमारा कॉपर सल्फेट होता है। तो ये हम यूज़ करते हैं। एक पार्ट हमारा आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड और 3 पार्ट हमारा बाइवेट कॉपर सल्फेट होता है और 4 पार्ट इसमें होता है हमारा पोटेशियम क्रोमेट। तो ये सब हम यूज़ करते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेल, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव एनी पिगमेंट। तो अगर हम पिगमेंट की बात करें तो वो कौन सा है इनमें से? इनेमल, पेंट या डिस्टेम्पर में से पिगमेंट कौन यूज़ नहीं करता? तो वो है हमारा वार्निश। अगर वार्निश का याद हो तो हम रेजिन्स लगाते थे। रेजिन्स थे जैसे कि हमारा कोपैल हो गया, एम्बर हो गया या फिर शेल्क हो गया। तो जैसे रेजिन्स थे हमारे कोपैल, एम्बर या फिर हमारा शेल्क, शेलैक। तो इन सबको मिलाते थे, हमारा अल्कोहल को यूज़ करते थे। अल्कोहल हो गया, हमारा टर्पनटाइन हो गया। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से हम अपना वार्निश बनाते थे। टर्पनटाइन, इन सब के कॉम्बिनेशन से हम अपना वार्निश बनाते थे। तो वार्निश हमारा क्या है कि कोई भी पिगमेंट को कैरी नहीं करता। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो पिगमेंट नहीं लिखता है? तो वो है हमारा वार्निश। वार्निश विल बी द करेक्ट आंसर। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या? नियरली होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ रेजिन इन ऑयल, अल्कोहल और टर्पनटाइन इज कॉल्ड। तो अभी हमने देखा जस्ट कि रेजिन का ऑयल में, अल्कोहल में या फिर टर्पनटाइन में किसी भी तरीके से जो हमारा होमोजीनियस जो पूरा सॉल्यूशन है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम डिस्टेम्पर कहते हैं? नहीं, डिस्टेम्पर हमारा चॉक और वाटर का कॉम्बिनेशन है। इनेमल हमारा बहुत अच्छा हाई क्वालिटी का पेंट है, प्लास्टिक पेंट नहीं। तो डीएमआरसी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, तो वार्निश विल बी द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा वार्निश है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अप्लाइंग 2 कोट्स ऑफ वार्निश ऑन नोट इन वुड इज अ टाइप ऑफ विच काइंड ऑफ नॉटिंग। तो अगर हम बात करें कि जब 2 कोट्स ऑफ वार्निश प्रोवाइड करते हैं हम अपने वुड के नोटिंग पे, तो उसको किस टाइप की नोटिंग बोलते हैं? वो होती है हमारी पेटेंट नोटिंग। तो डीएमआरसी जेई 2018 में पूछा गया है। पर वहीं पे अगर हम प्राइमर की बात करें तो प्राइमर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्राइमर क्या है? प्राइमर हम एक कोट की तरह प्रोवाइड करते हैं, टॉप कोट की तरह प्रोवाइड करते हैं। क्यों प्रोवाइड किया जाता है? अगर हम प्राइमर की बात करें तो वुडन या मेटल सरफेस पे टॉप कोट की तरह प्रोवाइड करते हैं, दोनों पे। तो किस किस सरफेस पे प्रोवाइड करते हैं? कोई पूछेगा तो वुडन सरफेस पे भी प्रोवाइड करते हैं और हमारा
मेटल सरफेस पे भी प्रोवाइड करते हैं। किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं? टॉप कोट की तरह प्रोवाइड करते हैं। और क्यों प्रोवाइड करते हैं? कि जो हमारा पेंट है वो एक लॉन्गर टाइम के लिए स्टे कर सकते हैं। तो पेंट हमारा कितना ड्यूरेबल रह सके, स्टे लॉन्गर, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम प्राइमर को प्रोवाइड करते हैं एज अ टॉप कोट। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ वार्निश इज यूज्ड ऑन हार्ड वुड सब्सटेंस टू हाइड ग्रेन डिफेक्ट्स? इनमें से कौन सा जो है हमारा सब्सटेंस जो यूज़ किया जाता है ग्रेन डिफेक्ट को छुपाने के लिए? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेंच पॉलिश। अगर हम फ्रेंच पॉलिश की बात करते हैं, फ्रेंच पॉलिश की बात करें तो ये एक तरीके का स्पिरिट वार्निश है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये एक तरीके का स्पिरिट वार्निश है। एसएससी जेईई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। वेल, अगर हम फ्रेंच पॉलिश की बात करें तो फ्रेंच पॉलिश के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो ये एक तरीके का स्पिरिट वार्निश है, तो पता ही चल गया। अब स्पिरिट वार्निश, अब इसमें क्या है कि हम जो रेजिन्स हैं उसको हम मिथाइलेटेड स्पिरिट में रूम टेम्परेचर पे मिक्स करते हैं। तो अगर हम फ्रेंच पॉलिश में बात करें, फ्रेंच पॉलिश की बात करते हैं, तो इसमें हमारा क्या है, जो हमारा रेजिन है हम उसको किस में डिजोल्व करते हैं? मिथाइलेटेड स्पिरिट में हम इसको डिजोल्व करते हैं। जो हमारा मिथाइलेटेड स्पिरिट है उसको रूम टेम्परेचर पर डिजोल्व किया जाता है। जो फिलर मटेरियल है उसको किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं? तो 2 kg ऑफ वाइटिंग को हम 1.5 लीटर्स ऑफ मिथाइलेटेड स्पिरिट में इसको डिसॉल्व करते हैं, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी। तो अब अगर हम बात करते हैं फ्रेंच पॉलिश की, तो ये एक तरीके का हमारा स्पिरिट वार्निश है जिसमें हम रेजिन्स को मिथाइलेटेड स्पिरिट में डिसॉल्व करते हैं। वेल, वहीं पे अगर हम वैक्स पॉलिश की बात करें तो जो बीज का वैक्स है उसको हम टर्पनटाइन में यूज़ करते हैं, मतलब टर्पनटाइन में डिसॉल्व करते हैं। और ये किस लिए यूज़ किया जाता है? जो हमारा वुडन सरफेस है उसके जो ग्रेन्स है उसको हाईलाइट करने के लिए। वैक्स पॉलिश क्या है? जिसमें हम बीज वैक्स को यूज़ करते हैं। किस में मिक्स करते हैं? हम टर्पनटाइन में। तो अगर हम इसकी बात करें वैक्स पॉलिश की, तो टर्पनटाइन में हम बीज वैक्स को मिक्स करते हैं। और ये किस लिए यूज़ किया जाता है? तो हमारा जो भी टिम्बर का सरफेस है, जो हमारा वुडन सरफेस है, उसकी जो हाईलाइटिंग करने के लिए हम वैक्स पॉलिश को यूज़ करते हैं। वेल, वहीं पर अगर हम एसफाल्ट वार्निश की बात करें, तो जो एसफाल्ट है हमारा हार्ड मटेरियल है, उसको हम मेल्ट करके लिनसीड ऑयल में, या फिर लिनसीड ऑयल में विद थिनर कोई सा भी ले सकते हैं, टर्पनटाइन या फिर पेट्रोलियम स्पिरिट, इन सबको मिलाकर हम स्टील वर्क के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है? आसफाल्ट की बात करते हैं हम। अगर आसफाल्ट की बात करें तो सबसे पहली बात तो मेल्ट करेंगे। किसको मेल्ट करेंगे? जो हमारा हार्ड आसफाल्ट है, आसफाल्ट को मेल्ट करेंगे। फिर इसको हम लिनसीड ऑयल में मिक्स करेंगे। लिनसीड ऑयल में मिक्स किया तो आप देख ही रहे हो, ये जितने भी वार्निशेस में हमने पिगमेंट को यूज़ नहीं किया, इसलिए उस क्वेश्चन में हमने बोला था कि इनमें से किस में पिगमेंट नहीं होता है। तो मेल्ट आसफाल्ट को लिनसीड ऑयल में यूज़ करेंगे। और कोई भी थिनर ले सकते हैं, हो सकता है टर्पनटाइन को ले लें, या फिर आप अल्कोहल को ले सकते हो, या पेट्रोलियम स्पिरिट को ले सकते हो। तो टर्पनटाइन को ले लिया। और ये कहाँ पे यूज़ करते हैं? हमारे स्टील के जो फैब्रिकेटेड वर्क्स होते हैं, फैब्रिकेटेड स्टील वर्क्स जो हैं, स्टील वर्क में यूज़ किया जाता है। वेल, अगर फ्लैट वार्निश की बात करें तो फ्लैट वार्निश में क्या है? एक तो वैक्स हो गया, या फिर मेटेलिक सोप हो गया। मेटेलिक सोप या फिर फ्लैश को, सॉरी, जो वैक्स है जो हमारा, या मेटेलिक सोप है, जिसको हम अगर वार्निश में मतलब मिक्स करते हैं, वार्निश में अगर हम इसे मिलाते हैं, मेटालिक सोप को या फिर वैक्स को वार्निश में अगर हम मिक्स करते हैं, तो बेसिकली ये अगर किसी सरफेस पे लगा दे तो ये डल अपीयरेंस के लिए यूज़ किया जाता है। अगर किसी सरफेस पे हमें डल अपीयरेंस दिखाना है तो हम फ्लैट वार्निश को यूज़ करते हैं। तो हमने ये देख लिया, ये 4 टाइप की वार्निश है। हम एक बार फटाफट इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। फ्रेंच वार्निश क्या था? हमारा एक स्पिरिट वार्निश था जिसमें रेज़िन या फिर मिथाइलेटेड स्पिरिट को हम यूज़ करते थे। वहीं पे वैक्स पॉलिश की बात करें तो हमारा बीज वैक्स और टर्पनटाइन को मिला के जो वार्निश बनाएंगे, इसको हम ग्रेन डिफेक्ट को, जो हमारा फ्रेंच वार्निश है उसको ग्रेन डिफेक्ट को हाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। वेल, वैक्स पॉलिश में हम ग्रेन्स को हाईलाइट करने के लिए यूज़ करते हैं, जो हमारा वुडन सरफेस है। फ्लैट वार्निश किस लिए यूज़ किया जाता था? वो हमारा डलनेस प्रोवाइड करता है, डल अपीयरेंस देता है। किसमें? जो हमारा मेटेलिक सोप है उसको वार्निश में मिलाते हैं तब। और आसफाल्ट वार्निश की बात करें तो ये क्या है? मेल्ट आसफाल्ट होता है, जिसको हम लिनसीड और जो थिनर है हमारा टर्पनटाइन या फिर पेट्रोलियम, उसमें मिलाकर स्टील फैब्रिकेटेड स्टील वर्क पे प्रोवाइड करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मोस्ट ड्यूरेबल वार्निश इज, इनमें से सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल वार्निश कौन सा है? तो अगर हम बात करते हैं ड्यूरेबल वार्निश की, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑयल वार्निश। ऑयल वार्निश इज द मोस्ट ड्यूरेबल वार्निश इन सारे ऑप्शंस में से, जो कि है वाटर वार्निश, स्पिरिट वार्निश, टर्पनटाइन वार्निश एंड ऑयल वार्निश। ये क्वेश्चन हमारा केएमसी 2007 और एसएससी जेईई 2008 में पूछा गया है। तो ऑयल वार्निश विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑयल वार्निश पे टिक करते हैं। वेल, अगर ऑयल वार्निश की बात करें तो ये क्या है? बेसिकली जो भी हमारा रेजिन है उसको हम लिनसीड ऑयल में और टर्पनटाइन ऑयल में मिक्स करके जो बनाते हैं, मोस्ट ड्यूरेबल वार्निश बन जाता है फिर वो। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वार्निश यूज्ड फॉर वार्निशिंग मैप्स, पिक्चर्स, कवरिंग वॉल पेपर्स एक्सेट्रा आर। तो इनमें से कौन सा जो वार्निश है वो हमारा मैप्स पे, पिक्चर्स पे, और ये जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट वॉल पेपर्स इनको कवर करने के लिए कौन सा वार्निश यूज़ किया जाता है? तो वेल, अगर इसकी बात करें तो वो है वाटर वार्निश। हमारा वाटर वार्निश जो है वो यूज़ करते हैं हम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वाटर वार्निश। अब ये किस तरीके से बनते हैं? तो जो हमारा शेल्क रेजिन था, जो हमारा शेलक था रेजिन, पहली बात तो वाटर वार्निश विल बी द करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं, अगर शेलक जो रेजिन जो था, हमने शेलक देखा था, वो हम जब हॉट वाटर में इंट्रोड्यूस करते हैं, हॉट वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो ये हमारा वाटर वार्निश फॉर्म होता है। वेल,
अगर हम ऑयल बॉन्डिज की बात करें तो अभी देखा था ये हमारा ऑयल बॉन्डिज जो है, ये अभी हमने देखा था कि कोई भी रेजिन को हम लिंसीड ऑयल और टर्पेंटाइन ऑयल में मिक्स करते हैं तो ऑयल बॉन्डिज ये सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल है। और ये इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों ही वर्क में प्रोवाइड किया जाता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों में प्रोवाइड किया जाता है। और इसके लिए हम एम्बर या कॉपर किसी भी तरीके का रेजिन को यूज़ कर सकते हैं। और स्पिरिट वार्निश तो अभी देखा शेलेक को स्पिरिट में हम जब डिजोल्व करते हैं, पर ये इतना ड्यूरेबल नहीं होता। स्पिरिट वार्निश की अगर हम बात करें तो ये इतना ड्यूरेबल नहीं है, क्योंकि ये जो वेदरिंग का एक्शन होता है इसमें बहुत जल्दी ये अफेक्ट करने लगते हैं। वेदरिंग जो एक्शन है इसके संग बहुत जल्दी इफेक्ट करने लगते हैं। तो अभी हम फिर से देख लेते हैं इसमें हमने क्या समझा कि जो मैप्स हैं, पिक्चर्स हैं, वॉलपेपर हैं, उन पे कौन सा सबसे बेस्ट यूज़ होगा वार्निश, तो वो है हमारा वाटर वार्निश। लेकिन अगर हम ऑयल वार्निश की बात करें तो वाटर वार्निश कैसे फॉर्म होता है, शेलक रेजिन या फिर जो हॉट वाटर है इनको मिक्स करने से जो है हमारा वाटर वार्निश मिलता है। वहीं पे अगर हम स्पिरिट और ऑयल वार्निश की बात करें तो इनको भी थोड़ा देख लेते हैं। ऑयल वार्निश क्या था, जो हमारा रेजिन है जैसे कॉपर हो गया या फिर एम्बर हो गया, इसको हमने लिंसीड ऑयल में मिक्स किया, लिंसीड ऑयल में मिक्स किया और टर्पेंटाइन ऑयल में मिक्स किया। तो और हमने इसको यूज़ किया, ये हम एक्सटीरियर वर्क के लिए भी और इंटीरियर वर्क के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। वहीं पे अगर हम स्पिरिट वार्निश की बात करें तो ये इतना ड्यूरेबल नहीं है। यूज़ तो किया जाता है क्योंकि शेलक को इसमें शेलक यूज़ किया जाता है। शेलक को हम स्पिरिट में डिसॉल्व करते हैं और ये इतना ड्यूरेबल नहीं है, मतलब लॉन्ग रन के लिए ये बेनिफिशियल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एरल डाइट इज अ एपॉक्सी रेजिन, थर्मोसेटिंग वेजिटेबल ऑयल रेजिन, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। HPSSC जेई 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हम एपॉक्सी रेजिन के बारे में समझना चाहते हैं, तो एपॉक्सी रेजिन क्या है, ये एक क्लास है रिएक्टिव प्री पॉलीमर और पॉलीमर जो कि एपॉक्सी साइड ग्रुप्स को कंटेन करते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके का प्री पॉलीमर प्लस हमारा जो ये रिएक्टिव चेन बनती है किस किस की, प्री पॉलीमर और पॉलीमर, जो कि हमारे एपॉक्सी साइड ग्रुप्स को कंटेन करता है, एपॉक्सी साइड ग्रुप्स को कंटेन करता है। तो प्री पॉलीमर और पॉलीमर जो कि क्या कंटेन करते हैं, हमारे एपॉक्सी साइड ग्रुप्स को कंटेन करता है, इसी को हम एपॉक्सी रेजिन बोलते हैं। तो एरल डाइट इज अ एपॉक्सी रेजिन। वहीं पर अगर थर्मोसेटिंग की बात करें तो हमने पढ़ा भी है, एक होता है थर्मोसेट, जिसमें क्या है कि हम इसको बार बार हीट करके इसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते। दैट मीन्स इसकी ये इरिवर्सिबल है, तो इरिवर्सिबल है, उस चीज़ को हम थर्मोसेटिंग कहते हैं। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टू प्रोटेक्ट फेरस मेटल शीट्स फ्रॉम कोरोजन दे आर डिप्ड इन अ बाथ ऑफ मोल्टन जिंक टू एड अ प्रोटेक्टिव लेयर। अगर याद हो तो हमने भी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जिंक की जो हम लेयर को प्रोवाइड करते हैं, उस तरीके की लेयर को, प्रोटेक्टिव लेयर को, किसी शीट को क्या बोलते हैं, तो अगर याद हो तो हम उसे बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गैल्वेनाइजिंग। एसएससी जेईई 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि फेरस मेटल पे कोरोजन से बचाने के लिए जिंक की जो लेयर को प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर को, उसको बोला जाता है गैल्वेनाइजिंग। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो बोल रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट इन स्टील फ्रॉम 0.2 टू 0.9%। तो बेसिकली वो बोल रहा है कि कार्बन का कंटेंट हम इंक्रीज कर रहे हैं, पहले 0.2% था, अब 0.9, मतलब कुछ भी हो, कार्बन का कंटेंट इन्होंने बेसिकली इंक्रीज किया है। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या कह रहा है। इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट इन स्टील डिक्रीजेज द यील्ड स्ट्रेस एंड इंक्रीजेज द डक्टिलिटी। अच्छा, इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट इन स्टील डिक्रीजेज इट्स यील्ड स्ट्रेस एंड डज नॉट इफेक्ट डक्टिलिटी। ऐसा नहीं है, डक्टिलिटी भी इफेक्ट होती है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट इन स्टील डज नॉट अफेक्ट ऑन यील्ड स्ट्रेस एंड डक्टिलिटी। और अगला बोल रहा है कि इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट इन स्टील इंक्रीज इज स्टील स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस को इंक्रीज करता है और डक्टिलिटी को डिक्रीज करता है। बिल्कुल सही बात, कार्बन कंटेंट को जब हम इंक्रीज करते हैं, ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ये कह रहा है कि कोई इफेक्ट नहीं डालता है यील्ड स्ट्रेस पे, ये दोनों तो बिल्कुल कट गए। अब जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ता है तो जो स्ट्रेंथ है वो तो इंक्रीज हो जाती है, तो यील्ड स्ट्रेस तो हमारी इंक्रीज होती है। स्टील का अगर आप डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे जब हमारा कुछ इस तरीके से बनता है तो हमारे यील्ड स्ट्रेस तो इंक्रीज होती है कार्बन का इंक्रीज करने से, लेकिन जो ये हमारा बात का ये जो प्लास्टिक रीजन दिखना है, हमें डक्टिलिटी जो खिंचाव है वो हमारा डिक्रीज हो जाता है। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। 2021 में पूछा गया है एसएससी जेईई में। तो कार्बन का कंटेंट बढ़ाने से स्ट्रेंथ बढ़ती है, पर डक्टिलिटी जो है हमारे मटेरियल की, जो हमारा स्टील है उसकी जो डक्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो द वाटर सप्लाई मीन्स मटेरियल दैट इज स्ट्रॉन्ग, नॉन कोरेडेबल एंड द मोस्ट ड्यूरेबल बट हैवी एंड ब्रिटल। तो देखो, ब्रिटल है, डक्टिलिटी कम है, ब्रिटल ज़्यादा है, हैवी है, लेकिन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं इसको, नॉन कोरोडेबल है, मतलब कोरोड होना बहुत ही इम्पॉसिबल है, मतलब कोरोड नहीं होगा, और स्ट्रॉन्ग है। तो ये कहाँ पर यूज़ करता है, तो अगर हम बात करें तो ये है हमारा कास्ट आयरन। कास्ट आयरन के मटेरियल के पाइप्स को हम ऐसी जगह यूज़ करते हैं क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, और पर ये कास्ट आयरन है तो इसका मतलब क्या है, ब्रिटलनेस बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, ये DSSS जेई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, और कास्ट आयरन विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो बोल रहा है कि द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ एस्बेस्टस सीमेंट कॉन्ग्रेटेड शीट इज। अगर हम एस्बेस्टस सीमेंट कॉन्ग्रेटेड शीट की विड्थ की बात करें तो इनमें से कौन सा ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 1.25 मीटर, 1.05 मीटर, 1.1 मीटर, 1.0 मीटर या फिर 0.9 मीटर। तो
तो एक हमारी होती है ओवरऑल विड्थ और एक होती है हमारी कवर विड्थ। तो अगर हम ओवरऑल विड्थ की बात करें, ओवरऑल विड्थ की बात करते हैं तो वो है हमारा 1.05 मीटर। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर वहीं पे। लेकिन अगर हम कवर विड्थ की बात करें, कवर विड्थ की बात करते हैं तो वो है हमारा 1.01 मीटर। 1.01 मीटर। तो कवर विड्थ हो गया हमारा 1.01 मीटर। वेल ओवरऑल विड्थ हो गया हमारा 1.05 मीटर। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं कवरिंग एफिशिएंसी की, तो अगर हम कवरिंग एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी इसकी क्या है, 91% के आसपास देखने को मिलती है इसकी कवरिंग एफिशिएंसी एस्बेस्टस सीमेंट कोगुलेटेड शीट की। वेल अगर हम लेंथ की बात करें, स्टैंडर्ड लेंथ की बात करें तो बहुत सारे तरीके की लेंथ आती है इसकी। एक आती है 1.5, 1.75, फिर हमारा 2 हो गया, 2.25 हो गया, फिर हमारा 2.75 हो गया, सब मीटर में है। फिर हमारा 3 मीटर हो गया और 3.6 मीटर हो गया। तो ये सब क्या है, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 2.25, 2.75, 3, 3, 6.6 मीटर। ये सब क्या हमारे स्टैंडर्ड लेंथ में देखने को मिलती है। किसमें हमारी लेंथ देखने को मिलती है, एस्बेस्टस सीमेंट कोगुलेटेड शीट की। वहीं पर अगर हम ओवरऑल विड्थ की बात करें तो 1.05 एंड कवर विड्थ की बात करें तो 1.01। और एफिशिएंसी की बात करें कि कवरिंग एफिशिएंसी कितनी है तो इसकी 91% देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ आयरन इज ऑब्टेन्ड आफ्टर स्मेल्टिंग कैल्सिनाइड और इन अ ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में कैल्सिनाइट ओर से हमें कौन सी तरीके का आयरन देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें तो वो है हमारा ब्लास्ट फर्नेस में कौन सा मिलता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। पिग आयरन देखने को मिलता है, 2020 में पूछा गया है। तो पिग आयरन में हमें कैल्सिनाइट आफ्टर मेल्टिंग कैल्सिनाइट ओर, तो कैल्सिनाइट जो ओर होती है, जो कैल्सिनाइट ओर है उसको मेल्ट करने के बाद ब्लास्ट फर्नेस में हमें कौन सा आयरन मिलता है, वो है हमारा पिग आयरन। वेल ये सब हम देख चुके हैं। कार्बन का परसेंटेज हमने आगे की वीडियो में देखा था कि कास्ट आयरन में कितना परसेंटेज होता है, रॉट आयरन में 0.15 से भी कम, कास्ट आयरन में 2 से 4%, पिग आयरन में 3 से 4% कार्बन प्रेजेंट होता है। और माइल्ड स्टील में हमारा 0.15% से लेके था हमारा जो कार्बन का परसेंटेज है। तो कार्बन का परसेंट इंक्रीज करने से स्ट्रेंथ तो बढ़ती है, लेकिन हमारी डक्टिलिटी जो है, जो डक्टाइल बिहेवियर है हमारा, वो डिक्रीज होने लगता है। आगे बढ़ते हैं। वो बोल रहा है कि द ऑपरेशन ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ क्ले अधेरिंग टू आयरन ओर इज नोन एज। तो जो हमारा आयरन ओर पे से हम क्ले की इम्प्योरिटी को हटाते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम ड्रेसिंग। ड्रेसिंग बोलते हैं इसको। ये तो हो गया, चलो प्रोसेस को हम ड्रेसिंग बोलते हैं। रिफाइनिंग क्या है, जैसे हम किसी चीज़ को, प्रोडक्ट को रिफाइन करते हैं। जैसे हम कोल आता है तो उसको रिफाइन करके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके पेट्रोलियम लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं, डीजल लेते हैं और गैसेस लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट। ये तो हमारा रिफाइनिंग हो गया। प्यूरिफिकेशन क्या है कि हम किसी भी, जैसे कोई भी मटेरियल है उसको प्योरीफाई करते हैं, एक मटेरियल निकालते हैं अलग अलग करके। वेल वैसे ही हम जब रिमूव करते हैं, डस्ट को रिमूव करते हैं हमारे आयरन ऑक्साइड से, जो हमारा आयरन ऑक्साइड है उससे जब हम रिमूव करते हैं डस्ट को, उसको हम ड्रेसिंग कहते हैं। और कैल्सिनेशन क्या था, जब हम हाई टेम्परेचर में, एयर की एब्सेंस में जब हाई टेम्परेचर पे हम किसी को हीट करते हैं, वही हमारा होता है कैल्सिनेशन। जिसमें याद हो तो अगर आपको CaCO3 होता था, उसको जब हम हीट करते थे, CaCO3 जब कैल्सिनेट होता था, मतलब हीट होता था, तो क्या फॉर्म होता था, CaO+CO2। और ये एयर की एब्सेंस में हमारा जब हीट हो रहा होता है, इस प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन कहते हैं। पहले इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ड्रेसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वो क्या कह रहा है। स्टेनलेस स्टील रेजिस्ट कोरोजन ड्यू टू। कोरोजन को किस तरीके से, स्टेनलेस स्टील जो होता है वो क्या, उसमें ऐसा चीज मिलाया जाता है तो कोरोजन को वो रेजिस्ट करता है, कार्बन, सल्फर, वेनेडियम या फिर क्रोमियम। तो क्रोमियम ऐसी चीज है जिसको हम मिलाते हैं तो वो, एक तो पहली बात स्टेनलेस स्टील बनता है और वो कोरोजन से भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये औरंगाबाद MNC में 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, वो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर मिक्स्ड विद क्रोमियम टू मेक स्टेनलेस स्टील। अगर स्टेनलेस स्टील की बात करें तो सबसे पहली बात, अभी हमने देखा आयरन में हमने क्या मिलाया था, कोरोजन को हटाने के लिए हमने देखा कि हम क्रोमियम को बढ़ाते हैं, क्रोमियम बढ़ाते हैं, एक थिन लेयर प्रोवाइड करते हैं जो कि कोरोजन से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। बहुत अच्छी बात। लेकिन अब ये पूछ रहा है कि जो आपने क्रोमियम को मिलाया, क्रोमियम के साथ साथ और किस किस को मिलाया, कि तो क्रोमियम के संग और क्या क्या मिलाया कि स्टेनलेस स्टील बन पाया, तो वो है हमारा निकेल और आयरन। अगर निकेल, आयरन और क्रोमियम बना दे तो हमारा क्या बनता है कि स्टेनलेस स्टील देखने को मिलता है। तो क्रोमियम, निकेल एंड आयरन, RRB JEE 2019 में पूछा गया था। तो क्रोमियम, निकेल और आयरन को मिला के हमारा स्टेनलेस स्टील बनता है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज। तो इनमें से कौन सा हमारा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है, तो जिसमें भी कार्बन का परसेंटेज कम होगा वही प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होगा। तो हमने याद है स्टार्टिंग में देख लेता है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन में जो हमारा रॉट आयरन है उसमें 0.15%, 0.15 मतलब ऑलमोस्ट 0.15% से भी कम कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। माइल्ड स्टील में इससे ज़्यादा था, कास्ट आयरन में तो 2 से 4% था, हाई कार्बन स्टील में अगर याद हो तो 0.55 से लेकर 0.95% था। तो सबसे कम कार्बन हमारा रॉट आयरन में प्रेजेंट है, इसी वजह से ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। आसाम AE में GMMC सर्वेयर, MH लातूर MNC और SSC 2011 में पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेल
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टील कंटेंट ऑफ फेरो सीमेंट नॉर्मली वेराइज फ्रॉम। तो अगर हम स्टील कंटेंट की बात करें हमारे फेरो सीमेंट में, तो सबसे पहली बात, फेरो सीमेंट में हमारा स्टील का कंटेंट हमारा 300 से लेके 500 किलोग्राम क्यूमेक तक वेरी करता है, क्यूमिक मीटर ऑफ मोटार। तो क्यूमेक का मतलब क्या है, मोटार के क्यूमिक मीटर। अब ये हमारा, अगर हम इसकी बात करें फेरो सीमेंट की खास बात है, ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इस तरीके के कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो हमें कोई भी फॉर्म वर्क की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सिटेबल है। अब जैसे कर्व्ड शेप की तरह हमें कर्व्ड शेप प्रोवाइड करना है, कर्व्ड शेप प्रोवाइड करना है, तो हम किस तरीके का सीमेंट यूज़ करेंगे, फेरो सीमेंट को यूज़ करेंगे। फेरो सीमेंट यूज़ करेंगे तो हमें कोई भी फॉर्म वर्क की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक तो फॉर्म वर्क की नीड नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इसमें स्टील का कंटेंट कितना प्रेजेंट होता है, तो 300 से लेके 500 किलोग्राम क्यूमेक, तो मीटर क्यूब मोटार में हमें इतना फेरो मतलब इतना स्टील हम प्रोवाइड करते हैं। वेल इसमें कोई फॉर्म वर्क की ज़रूरत नहीं है। और ये कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, अगर मुझे कोई भी कर्व सरफेस जो है, कर्व सरफेस डिजाइनिंग है, तो वहाँ पर हम फेरो सीमेंट का यूज़ करेंगे। AI एरोनॉटिकल जेई 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन, इन माइल्ड स्टील द आयरन कंटेंट इज अबाउट। तो अगर हम माइल्ड स्टील में बात करें तो आयरन कंटेंट हमारा कितना था, अब आयरन कंटेंट पूछ रहा है, कार्बन कंटेंट नहीं देखना है। तो कार्बन कंटेंट जितना था उसका अपोजिट हमारा आयरन कंटेंट होगा। तो कार्बन कंटेंट हमारा 0.15% से के बीच में वेराई कर रहा था, 0.15 से लेके 0.25% तक वेराई कर रहा था। मतलब 0.1% अगर हमारा कार्बन है तो 99% हमारा आयरन होगा। तो माइल्ड स्टील में आयरन कंटेंट हमारा कितना है, KPSC जेई में पूछा गया 99%। तो ये देखना है कि क्या पूछ रहा है, कार्बन कंटेंट पूछ रहा है या मतलब आयरन कंटेंट पूछ रहा है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्म फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ओर जिंक इज एक्सट्रैक्टेड। तो अगर हम बात करें, चार हमें ओर दे रखे हैं, तो हम चारों का समझेंगे कि जिंक किससे एक्सट्रैक्ट किया था। सबसे पहले ये देख लेते हैं, तो ब्लैक जैक बोला जाता है, जिंक हमारा ब्लैक जैक से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो कि सल्फाइड ऑफ जिंक है। अगर हम इसकी बात करें तो इससे हम क्या करते हैं, मेन सोर्स हमारा क्या है कि सल्फाइड ओर ऑफ जिंक, जिसको हम ब्लैंड जिंक ब्लैंड भी बोलते हैं, इसमें हमें 67% जिंक मिलता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमें 60, जब हम इस ओर से निकालते हैं तो हमें 67% जिंक प्रोवाइड होता है। और ये क्या एक तरीके का सल्फाइड ऑफ जिंक है, तो सल्फाइड भी प्रेजेंट होगा इसमें और हमारा जिंक भी प्रेजेंट होगा। तो 67% हमें जिंक इससे मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करें तो एक और है जो जिंक प्रोवाइड करता है, वो है हमारा जिंक कैलामाइन, जिसको हम जिंक कार्बोनेट भी बोलते हैं, कैलामाइन भी बोलेंगे, जिसमें 52% मिलता है। तो कैलामाइन अगर हम बात करें, कैलामाइन, तो ये जिंक कार्बोनेट है। जैसे ब्लैक जैक क्या है हमारा, जिंक सल्फाइड है, सल्फाइड ऑफ जिंक। वैसे कैलामाइन क्या है हमारा, जिंक कार्बोनेट है। तो इसमें हमें 52% जिंक देखने को मिलता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो 52% हमें जिंक देखने को मिलता है। वेल वहीं पे अगर हम जिंक ब्लैक जैक की बात करें तो सल्फाइड ऑफ जिंक, जिसमें 67% जिंक देखने को मिलता है। वहीं अगर हम इन सारे ओर की देखने की बात करें, इन सारे ओर की बात करें, तो गैलेना हमारा लेड का ओर है, लेड का। कोरंडम हमारा किसका है, एल्यूमिनियम का। अगर एल्यूमिनियम पूछता है तो हम कोरंडम के लिए लगाते हैं। और मेलाकाइट किसका है, कॉपर का। तो सबका याद होना चाहिए जितने भी ऑप्शन आए हैं। तो देखो एक क्वेश्चन हमारे चार क्वेश्चन बन गए कि अगर पूछ लेता है ये लेड का कौन है तो गैलिना, वहीं पे एल्यूमिनियम का कौन है, कोरंडम, जिंक का कौन है हमारा ब्लैक जैक, जो कि सल्फाइड ऑफ जिंक भी है और कैलामाइन भी है, और मेलाकाइट क्या है हमारा, किसका है, हमारा कॉपर का। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि हाई मॉड्यूलस फाइबर्स, जो हाई मॉड्यूलस फाइबर्स हैं उनका क्या फायदा है। तो रिड्यूस इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, रिड्यूस फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, इंप्रूव फ्लेक्सुरल एंड इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, इंप्रूव कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। यूके ट्रिपल एस सी जेई 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हाई मॉडुलस फाइबर क्या क्या प्रोवाइड करता है, तो ये हमारे फ्लेक्सुरल जो स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सुरल हो गया या फिर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस है, इन दोनों को ही इंप्रूव करता है, रिड्यूस नहीं करता, उन्हें इंप्रूव करता है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, कि हाई मॉडुलस फाइबर इंप्रूव बोथ फ्लेक्सुरल एंड इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो बोल रहा है एस्बेस्टस इज, एस्बेस्टस क्या है। SSC जेई 2019 और बिहार WRD 2016 में पूछा गया था। एस्बेस्टस क्या है, अ कोगुलेटेड शीट यूज्ड फॉर रूफिंग, इनकम्बिसिबल फाइबर प्रूफ मटेरियल, बिल्कुल सही बात है, या फिर हमारा एक ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये सब तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो वो बोल रहा है कि एस्बेस्टस इनमें से क्या है। तो अगर ये सारी प्रॉपर्टी देखें एस्बेस्टस की, कि कॉन्क्रीटेड शीट की तरह प्रोवाइड किया जाता है रूफिंग में। अभी हमने देखा था अभी कि कॉन्क्रीटेड शीट की विड्थ कितनी होनी चाहिए, 1.05, और लेंथ हमारी बहुत सारी थी, जैसे 1.5, 1.75, 2.25, 3.6 मीटर। कवर विड्थ कितनी होनी चाहिए हमारी, 1.01 मीटर। और एफिशिएंसी कितनी होती है, 91% के अप्रॉक्स एफिशिएंसी होती है। तो ये सब तो एस्बेस्टस के लिए देखा ही था। और ये हमारा फायर रेजिस्टेंस मटेरियल भी होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बहुत अच्छा मटेरियल माना जाता है हमारा एस्बेस्टस। फायर प्रूफ मटेरियल के लिए तो बहुत जगह यूज किया जाता है, इंसुलेटर का काम करता है। वेल विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेडियंट एक्सर्ट मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। तो देखो आयरन तो होता ही है। वेल कार्बन का सबसे ज्यादा, कि कार्बन की परसेंटेज थोड़ी सी भी
हमने इधर-उधर कर दी तो उसकी डक्टिलिटी और उसकी यील्ड स्ट्रेस पे कितना फ़र्क पड़ जाता है। तो जो हमारा मैक्सिमम इन्फ्लुएंस है वो कौन-सा सब्सटेंस इसमें यूज़ करते हैं, तो वो है हमारा कार्बन। वेल वहीं पे अगर हम स्टेनलेस स्टील की बात करें तो वहाँ पे क्या-क्या था, हमारा क्रोमियम था, आयरन था और निकेल था। इन तीनों का फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। वेल कार्बन की परसेंटेज की बात करें तो रॉट आयरन में हमारा सबसे कम कार्बन परसेंटेज होता है, 0.15% से भी कम होता है। वेल वहीं पे अगर हम इसकी बात करें, हमारी स्टील की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि लो कार्बन स्टील में हमारा 0.15 से लेके 0.25% तक, हाई कार्बन स्टील में 0.55% से 0.95% तक, कास्ट आयरन में हमारा 2 से 4%, रॉट आयरन में हमारा देखने को सॉरी पिग आयरन में हमें 3 से 4% का कार्बन देखने को मिलता है। तो ये सब हमारा कार्बन का परसेंटेज है। अगर कार्बन की मात्रा को हम बढ़ा दें मान लो, तो हमारा डक्टिलिटी कम हो जाएगी और स्ट्रेंथ लेकिन हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सब जो फैक्टर हैं हमने देखा था। वेल अगर आप इतने एंड तक आए हैं तो मैं एक आपको पीवीसी जो हमने देखा था, पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन, उसके बारे में एक पॉइंट बताना चाहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम उसकी वैल्यू भी पूछ सकते हैं किसी में भी, तो हम उसको देख लेते हैं। तो फटाफट से आप इतने एंड तक आए हैं तो एक प्लस पॉइंट आपके लिए है कि पीवीसी क्या होता है। पीवीसी क्या है, सबसे पहली बात, ऊपर हमारा वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट आएगा। तो जो हमारा पिगमेंट है वो वॉल्यूम ऊपर आता है। वेल अगर हम नीचे बात करें तो नीचे हमारा आता है नॉन वॉलेटाइल, जो एवोपरेट नहीं होता है, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस हमारा नीचे आएगा, जो कि हो जाएगा पिगमेंट प्लस हमारा व्हीकल। पिगमेंट और व्हीकल नीचे आएगा। अब ठीक है, अब अगर देखो मैंने हम इसमें अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें अगर हमने एक्सटेंडर बनाया, मान लो हमने अगर किसी पेंट में एक्सटेंडर बढ़ाया, तो वो सबसे पहली बात वॉल्यूम को देखते हैं, क्योंकि एक्सटेंडर का काम क्या है, वो वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। वॉल्यूम को इंक्रीज करना और थिनर का काम है स्प्रेड करना, दोनों में बहुत अंतर है। आप अच्छे से समझ चुके होंगे, उस वीडियो को देखा है आपने अगर, तो वॉल्यूम को इंक्रीज करना और एक्सटेंडर सॉरी थिनर में उसकी विस्कोसिटी को चेंज करना, वो दोनों में बहुत अंतर है। अब वॉल्यूम हम इंक्रीज इसलिए करते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव हो सके, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो सके। तो अगर हमने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया तो जो हमारा ग्लॉस है वो कम हो जाएगा, मतलब पीवीसी में जो ग्लॉस, हमारा जो पेंट का ग्लॉस है वो कम हो जाएगा। तो अब कुछ वैल्यू देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर हमारा ग्लॉस है, मतलब पेंट की वैल्यू पूछेंगे, अगर ग्लॉस है तो पीवीसी की वैल्यू किस किस रेंज में वेराई करती है ये देखना है। अगर सेमी ग्लॉस है तो क्या वैल्यू होगी, ग्लॉस है तो क्या वैल्यू होगी, सेमी ग्लॉस है तो क्या होगी। तो अगर हमारा देखें तो नेक्स्ट है कि पेंट फॉर प्राइम कोट, पेंट फॉर प्राइम कोट ऑन मेटल, अगर हम प्राइम कोट की बात करें जो हम मेटल पे प्रोवाइड करें, तब हमारी पीवीसी की वैल्यू क्या होगी, जो पीवीसी की वैल्यू तब क्या होगी। वेल अगर हम वही सेम पेंट फॉर प्राइम कोट ऑन टिम्बर की बात करें तो ये सब तो सेम रहेगा। पेंट फॉर प्राइम कोट ऑन टिम्बर, टिम्बर पे अगर हमें प्रोवाइड करना है तो हमारी पीवीसी की वैल्यू क्या होगी। वेल वहीं पे अगर हमें एक्सटीरियर सर्फेस के लिए प्रोवाइड करना है, अगर एक्सटीरियर सर्फेस के लिए पेंट की प्राइम कोट प्रोवाइड करनी है तो हमारी पीवीसी की वैल्यू क्या होगी। ये सब जो है वैल्यू हमारी डिपेंड करती है। तो हम देखते हैं सबसे पहले, अगर ग्लॉस है तो मेरा वैल्यू क्या होगी, 25 से लेके 35 के बीच में वेराई करेगी। वेल वहीं पे अगर सेमी ग्लॉस है तो 35 से लेके 45 के बीच में वेराई करेगी। और अगर हमारा पेंट ऑन मेटल है तो 25 से लेके 40 के बीच में वेराई करेगी, 25 से लेके 40 के बीच में पीवीसी की वैल्यू रहेगी। टिम्बर है तो हमारा 35 से 40 के बीच में रहेगी, 35 से 40 के बीच में रहेगी। एक्सटीरियर सरफेस है तो 28 से 40 के बीच में रहेगी, 28 से 40, ये सब वैल्यू याद होनी चाहिए, इन पे भी हमारे एमसीक्यू बनेंगे। तो ग्लॉस है तो 25 से 35, सेमी ग्लॉस है तो 35 से 40। फिर ऐसे याद ईजी कर लेंगे सबसे पहले। अब अगर आप एक्सटीरियर सरफेस है तो 28 से 40, मेटल है तो हमारा 25 से 40 और टिम्बर है तो 35 से 40। और एक और होता है वो है हमारा फ्लैट। अगर मैं फ्लैट की बात करूँ, फ्लैट की बात करते हैं, अगर फ्लैट में प्रोवाइड करना है, फ्लैट है तो उसका सबसे कम उसमें ना डलनेस ज़्यादा रहती है, उसमें ग्लॉस कम रहेगा। तो 50 से 75 जो है हमारा फ्लैट पेंट में, फ्लैट सरफेस पे देखा जाएगा, फ्लैट पेंट में देखा जाएगा। तो पीवीसी की वैल्यू है ये सारी। तो डिफरेंट डिफरेंट पीवीसी की वैल्यू है ये हमारी, जिसमें हमारी ग्लॉस, सेमी ग्लॉस, कोट ऑन मेटल, कोट ऑन टिम्बर, कोट ऑन एक्सटीरियर सरफेस, हमने ये देखा। वेल अगर हम बात करें तो आज हमने ये भी देखा कि डैम्पनेस के इफेक्ट की वजह से ऑयल पेंट हमारा बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। वेल अगर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लीन सीड का अगर रैपिडली सॉल्यूबल, किस में रैपिडली सॉल्यूबल होता है, तो लीन सीड ऑयल जो हमारा व्हीकल की तरह यूज़ करते हैं वो किस में रैपिडली सॉल्यूबल है, तो टर्पनटाइन ऑयल या फिर हमारा नेफ्था या एल्कोहल में रैपिडली सॉल्यूबल है। वेल आज हमने बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन किए। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो आज हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा किए। इवन हमने जो वैरायटी है उनके क्वेश्चंस को भी इंक्रीज़ कर दिया था। तो आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। आई होप आपको मज़ा आया होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।